एवरीवन, वेलकम टू नीट नोवा। दिस इज सिमरन, योर बायोलॉजी एजुकेटर। आई होप कि आप सब फिट एंड फाइन हैं और आपकी प्रिपरेशन, चाहे आप 2025 नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रही होगी। आई होप दैट। और आज हम एनसीईआरटी अनलॉक सीरीज में अपना लास्ट चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का करने वाले हैं, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। वन शॉट में ये पूरे चैप्टर की हम एनसीईआरटी डिकोड करेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट, एक सरप्राइज रिवील है आपके लिए। 24 ऑफ अक्टूबर को अनअकैडमी लेके आ रहा है आपके लिए उत्सव 2024, जिसके अंदर एक धमाकेदार दिवाली सेलिब्रेशन करेंगे। तो इस दिवाली, दिल से दिवाली अनअकैडमी वाली, तो 24 अक्टूबर को शाम 6 बजे लाइव इवेंट होगा। जिसमें अब ये इवेंट खास क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ना सिर्फ आपके टॉप एडुकेटर्स आएंगे, ना सिर्फ टॉप रैंकर्स आएंगे, बट आपके फेवरेट क्रिएटर्स भी आएंगे। तो एक धमाकेदार दिवाली सेलिब्रेशन होगा। और आपके लिए खास क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बहुत बिग सरप्राइजेस होंगे, फन इवेंट्स होंगी, कुछ गेम्स होंगी, आपके लिए बिग रिवील्स होंगे। तो ये इवेंट तो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। अपने फोन में रिमाइंडर सेट कर लीजिए, 24 अक्टूबर शाम 6 बजे ये इवेंट स्ट्रीम होगा लाइव इन चैनल्स पे। जेईई नेक्सस बाय अनअकैडमी, अनअकैडमी नीट, 10th टाइटंस बाय अनअकैडमी, इन तीनों चैनल्स पे शाम 6 बजे ये लाइव होगा। आप इवेंट जरूर ज्वाइन कीजिए और मजे से दिवाली सेलिब्रेट कीजिए विद अनअकैडमी। चलिए, अब चैप्टर की बात कर ले। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हमारा चैप्टर है। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? देखो, कोऑर्डिनेशन वी नो दैट की कोऑर्डिनेटेड वे में बॉडी के अंदर कुछ काम कराने हैं हमें। वो केमिकल्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या? कुछ केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कोऑर्डिनेटेड वे में, इंटीग्रेटेड वे में हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस करवाने में हेल्प करेंगे। वो केमिकल्स क्या है? हार्मोन्स हैं। तो हम इस चैप्टर में हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन्स सिक्रीट कर रहे हैं, कौन कौन से हार्मोन्स हैं, उनका एक्शन क्या है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कर दे शुरू। ओके, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कॉन्ट्रैक्शन अमंग ऑर्गन्स। ठीक है, तो क्या बोला है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम है, वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कॉन्ट्रैक्शन देता है। अब इसका मतलब क्या है कि जहां पे और जिस ऑर्गन को उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, जो भी उसको बिहेवियर शो करना है, तो हमारे न्यूरॉन्स पर्टिकुलरली उसी पॉइंट पे सिग्नल सेंड करेंगे। ठीक है, अब ये जो सिग्नल सेंड करते हैं ना, ये फास्ट तो होता है, एकदम मिली सेकेंड्स का काम है, बट बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है। एकदम सिग्नल फास्टली सेंड कर दिया, बट वो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए वो सिग्नल जो है वो स्टे करता है। द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड। अब ये फास्ट है बट शॉर्ट लिव्ड है। ठीक है, as the nerve fibers do not innervate the cells of body and the cellular functions need to be continuously regulated। अब क्या है कि नर्व्स जो हैं, हमारा जो न्यूरॉन्स हैं, वो बॉडी के हर एक सेल तक नहीं पहुंच पाते। हर सेल तक इनरवेट करना होता है, सेल के अंदर तक पहुंचना, वो नहीं पहुंच पाते। बट सेल का फंक्शन तो कंटिन्यू चलना चाहिए। ये तो नहीं है ना कि जिस सेल के पास नर्व्स नहीं पहुंच रही है वो बेचारा कुछ काम ही ना करे, उस सेल को भी फंक्शन करना है। तो अब ऐसे सेल्स के लिए कुछ खास सिस्टम होना चाहिए, नहीं तो वो कोऑर्डिनेटेड वे में काम कैसे करेंगे, उनको अगर सिग्नल ही नहीं मिल रहा। तो इसके लिए क्या है, एक स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड। दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय हार्मोन्स। तो यहाँ पे प्रॉपर एक कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेशन के लिए, प्रॉपर काम चलाने के लिए हमारे पास कौन से केमिकल्स हैं? हार्मोन्स। कुछ केमिकल्स हैं जो सिग्नल देते हैं सेल्स को, उनकी एक्टिविटी एनहांस करते हैं, इनहिबिट करते हैं, मतलब उनका काम वो रेगुलेट करते हैं। वो केमिकल्स क्या हैं? हार्मोन्स हैं। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में। न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटेडली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी। अब हमारा जो न्यूरल सिस्टम है, यानी नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स हो गए, नर्व्स हो गए, ये और हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन सिस्टम में आती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि हार्मोन्स बनाएंगी। दो तरीके के हमने ग्लैंड्स पढ़े हुए हैं बेटा। हमने पढ़े थे एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। जब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स वाला चैप्टर किया था, तो वहां हमने दो तरीके के ग्लैंड्स पढ़े थे, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उनके पास डक्ट्स नहीं है, सो दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स। बट जो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड है उनके पास ग्लैंड्स हैं, दे हैव डक्ट्स, उनके पास डक्ट्स हैं। ठीक है, तो मतलब
एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है ना वो कुछ भी रिलीज कर रही है, सिक्रीट करेंगे, वो पहले एक डक्ट में जाएगा, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में जाएगा, फिर वो बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा। बट जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना, उनके पास तो डक्ट्स ही नहीं है, वो जो भी बना रही है वो सीधा ब्लड के थ्रू जिस सेल तक पहुंचाना है वहां तक पहुंच जाएगा। तो यानी डक्टलेस ग्लैंड्स है, और ये क्या बनाती हैं? हॉर्मोन्स। ठीक है, हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है, जो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, वो हॉर्मोन्स बनाएंगी। तो इस चैप्टर में हम एंडोक्राइन सिस्टम ही पढ़ेंगे, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके हॉर्मोन्स। चलिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड लैक्स डक्ट, अभी मैंने बताया कि उनके पास डक्ट्स नहीं होती, एंड आर हेंस कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स। उनको क्या बोला जाता है? डक्टलेस ग्लैंड्स। देयर सिक्रीशंस आर कॉल्ड हार्मोन, वो जो बनाती हैं, जो केमिकल्स वो सिक्रीट करती हैं, उनको बोला जाता है हार्मोन्स। The classical definition of hormone as a chemical produced by endocrine gland and released into blood and transported to distantly located target organ has current scientific definition as follow। अब क्या है, जो हार्मोन है उसकी दो डेफिनेशंस है, एक क्लासिकल यानी कि पुरानी ओल्ड, और एक नई जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वो। पुरानी डेफिनेशन क्या कहती है कि हार्मोन्स जो है वो कुछ केमिकल्स हैं जो हमारी डक्टलेस ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाती हैं, उनको डायरेक्ट ब्लड में भेजा जाता है, और ब्लड के थ्रू जिस सेल तक उन्होंने पहुंचना है वो ब्लड उनको वहां तक पहुंचा देगा। बट जो साइंटिफिक डेफिनेशन है करंट, जो नई वाली है, वो क्या कहती है कि हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, एक ऐसे केमिकल जो नॉन न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिशनल फैक्टर नहीं है, विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। वो क्या करते हैं? एक सेल से दूसरे सेल, इंटरसेलुलर, इंट्रासेलुलर नहीं है, इंटरसेलुलर है, मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं, केमिकल फॉर्म में मैसेज एक तरह लेके जाते हैं सेल के लिए कि भाई तू ऐसे एक्ट कर। तो वो मैसेज किस फॉर्म में है? कुछ केमिकल के फॉर्म में होगा। एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। ट्रेस अमाउंट का मतलब क्या है कि बहुत ही कम अमाउंट में, बिल्कुल ही लिटिल अमाउंट में उनको प्रोड्यूस किया जाता है। The new definition covers a number of new molecules in addition to hormones secreted by the organized endocrine glands। अब ये जो डेफिनेशन है वो और मॉलिक्यूल्स पे भी एप्लीकेबल हो सकती है। इनवर्टिब्रेट्स पोजेस वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम, जो हमारे इनवर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, उनके पास क्या है? बहुत ही सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जैसे हमारे आर्थ्रोपोड्स हैं, हमारे प्लेटीहेल्मिन्स हैं, ये सारे क्या हैं? ये इनवर्टिब्रेट्स हैं। इनके पास क्या है? बहुत ही सिंपल सा एंडोक्राइन सिस्टम है with a few hormones, whereas large number of chemicals act as hormones and provide coordination in vertebrates। अब invertebrates और vertebrates को इन्होंने कंपेयर किया है। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो कैसा है? बहुत ही सिंपल है, थोड़े से हार्मोन बनते हैं। बट जो वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे कि हम हैं, कुछ एनिमल्स हैं, कॉर्डेट्स हैं, ये सब क्या है? इनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स सा एंडोक्राइन सिस्टम है, बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं और उनका एक्शन भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड हियर। अब आगे हम पढ़ेंगे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की अगर बात करें तो अब हम देखेंगे कि बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ कौन से ग्लैंड्स बढ़े। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज्ड टिश्यू cells located in different parts of body constitute the endocrine system। अब एंडोक्राइन सिस्टम है क्या? हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स, ऐसे टिश्यूज जो डिफ्यूज सी फॉर्म में पड़े हैं, एग्रीगेट की फॉर्म में पड़े हैं, डिफ्यूज होके आपस में पड़े हैं, ठीक है। ऐसे सेल्स और टिश्यूज जो हैं वो कहीं कहीं लोकेटेड हैं, और वहां पर्टिकुलर उस लोकेशन पे, जैसे आप ये डायग्राम में भी देख सकते हो, ये ग्लैंड्स हैं जिनकी कोई स्पेसिफिक लोकेशन है, ठीक है। अब ये वहां पड़े हैं, वहां ये कुछ रोल प्ले कर रहे हैं, कुछ केमिकल्स, कुछ हॉर्मोन्स बना रहे हैं, और यही जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ये जो डिफ्यूज्ड सेल्स या टिश्यूज पड़े हैं जिनका कुछ एंडोक्राइन फंक्शन है, वही क्या बनाता है? पूरा हमारा मिलके ये सब क्या बनाते हैं? हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। अब कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड? तो वी हैव पिट्यूटरी ग्लैंड, वी हैव पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पेनक्रियास, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस एंड गोनाड्स, जिसमें हमारे टेस्टिस और फीमेल्स के अंदर ओवरीज आती हैं। और ये सारे क्या हैं? हमारी ग्लैंड्स हैं जो बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में लोकेटेड हैं, और ये क्या है? हमारा पूरा एंडोक्राइन सिस्टम। इन एडिशन टू दीज सम अदर ऑर्गन्स। अब इनके अलावा, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनके अलावा कुछ ऑर्गन्स भी ऐसे हैं, जैसे कि हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को बोला गया है, लिवर है, हमारी किडनी है, हार्ट ऑल्सो प्रोड्यूस हॉर्मोन्स। इनके अलावा भी हमारे कुछ ऑर्गन्स हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट कर सकते हैं और कुछ हॉर्मोन्स बना सकते हैं।
A brief account of structure and function of all major endocrine gland and hypothalamus of the human body is given in the following section. अब आगे हम प्रोसीड करेंगे तो हम इन सारी ग्लैंड्स के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे, और हाइपोथैलेमस का नाम अब यहाँ नहीं आया, बट हम आगे हाइपोथैलेमस भी पढ़ेंगे। तो ये आप पहले डायग्राम देख लो, यहाँ प्रेजेंट है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक तरह कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को, ये पिट्यूटरी का फादर है, ठीक है। ये जो हार्मोन बनाएगा वो पिट्यूटरी को सिग्नल देंगे कि वो कैसा हार्मोन बनाए, ठीक है। उसके बाद हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, वी हैव पीनियल ग्लैंड, यहाँ हमारा थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड प्रेजेंट है, थाइमस प्रेजेंट है हमारे स्टर्नम के पास, देन पेंक्रियास वी ऑल नो, एड्रीनल ग्लैंड किडनीज के ऊपर प्रेजेंट है, सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, देन वी नो दैट टेस्टिस एंड ओवरीज हमारे पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है। तो इनको वन बाय वन पढ़ेंगे हम। उससे पहले वन बाय वन पढ़ने से पहले आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि अगर आप नीट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और भटक रहे हैं कि कैसे पढ़ूं, कहां से पढ़ूं, कोई प्रॉपर बैच मिल जाए, तो डोंट वरी, फीनिक्स मास्टर बैच आपके लिए लेके आ रहा है बाय टीम टाइटंस। जो टीम टाइटंस है वो फीनिक्स मास्टर्स बैच लेके आई है आपके लिए, जिसमें आपको नीट 2025, अब 6 महीने बचे हैं, पूरा सिलेबस भी कवर कराया जाएगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कराई जाएगी, 600 से भी ज्यादा लेक्चर्स होंगे इसमें, 20+ टेस्ट। आपके टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट या कुछ प्रॉपर ऑनलाइन जो हमारी ऐप है उस पर क्लासेस लगेंगी बैच सिस्टम में, इंग्लिश मोड ऑफ हमारा टीचिंग रहेगा, और ये जो पूरा कोर्स है आपको 50% डिस्काउंट पे मिल सकता है एट ओनली 5499। 5499 में आपको ये बैच आप ले सकते हैं 50% डिस्काउंट पे, अगर आप ये कोड जो है उसको यूज करते हैं। यू हैव टू यूज द कोड SN09 एंड आपको ये पूरा बैच, जिसमें आप एक प्रॉपर डेडिकेटेड वे में पढ़ाई कर सकते हैं, पूरी क्लासेस लगेंगी, आप इसको 5499 में ले सकते हैं। चलिए, अगर आप नीट 2026 एस्पिरेंट हैं, अब पढ़ाई तो सबको करनी है ना, चाहे 25 वाला 26 वाला है, तो नीट 2026 एस्पिरेंट्स के लिए भी निम्बस प्रो रीलोडेड बैच है बाय टीम टाइटंस, अगेन जो हमारे टॉप एडुकेटर्स हैं, टॉप मेंटर्स हैं, और इस बैच के अंदर आपको 500+ लेक्चर्स, 20+ टेस्ट, अगेन इंग्लिश मोड ऑफ लेक्चर रहेगा, और ये भी आपको कोर्स जो है वो 5499 में आप ले सकते हैं, फ्लैट 50% डिस्काउंट चल रहा है, ओनली इफ यू यूज द कोड SN09। तो आपको SN09 कोड का यूज करना है, और आपको ये जो सब्सक्रिप्शन है वो ये डिस्काउंटेड रेट्स पे मिल सकता है। तो जल्दी जल्दी जाइए, अपना कोर्स खरीदिए और पढ़ाई ढंग से करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए वापस आते हैं, पहले हमने बात की कि हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज इट्स द फादर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पहले बाप की बात करते हैं। तो हाइपोथैलेमस इज बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन, हमारे जो ब्रेन का पार्ट है डायनसेफेलॉन, उसका बेसल, उसके बेस पे प्रेजेंट है, उसका बेसल रीजन जो है वो क्या है, हाइपोथैलेमस, एंड इट रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन, बहुत ही ज्यादा। अब जो ग्लैंड सोचो दूसरे ग्लैंड को भी सिग्नल दे रही है कि तुम ऐसे हार्मोन, वो ऑब्वियसली हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई। अब होता क्या है, इन एक्चुअल हाइपोथैलेमस क्या है, कुछ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, ऐसे सेल्स जो नर्वस सिस्टम में हैं और कुछ सिक्रीट कर रहे हैं, वो है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, उनका एक ग्रुप है, और उस ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियाई। अब न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई में कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स का ग्रुप है जो हाइपोथैलेमस बना रहा है, उसको क्या बोला गया है, न्यूक्लियाई, विच प्रोड्यूस हॉर्मोन्स। और ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कुछ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे। These hormones regulate the synthesis of and secretion of pituitary hormones, very important, कि ये जो भी हाइपोथैलेमस हमारे पास हार्मोन्स बनाएगा ना, वो आगे चल के पिट्यूटरी को कंट्रोल करेंगे कि तू ऐसा हार्मोन बना या तू ऐसा मत बना, ठीक है। ये क्या करेंगे, दे कंट्रोल द पिट्यूटरी हार्मोन्स। However, the hormones produced by hypothalamus are of two types. दो ही तरह के हार्मोन्स ये बनाएगा हाइपोथैलेमस। वो दो तरह के क्या हैं, या तो वो रिलीज करवाएंगे कुछ पिट्यूटरी से, या कुछ इनहिबिट करवाएंगे। So they are releasing hormone which stimulates secretion of pituitary hormones, कि मतलब पिट्यूटरी को और इंसिस्ट कर रहे हैं, स्टिम्युलेट कर रहे हैं कि तू रिलीज कर कुछ। और या फिर वो हो सकते हैं इनहिबिट करने वाले, इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो रोकते हैं, विच इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, जो पिट्यूटरी हार्मोन्स की सिक्रीशन को इनहिबिट करेंगे, रोकेंगे, उसे कम कराएंगे। एक तो है रिलीजिंग वाले जो रिलीज करवाएंगे, और मतलब पॉजिटिव, इस तरह रिलीजिंग वाले क्या है, आपके पॉजिटिव इफेक्ट शो कर रहे हैं कि और रिलीज करो, है ना, कुछ बनाओ नया। और इनहिबिट वाले क्या कर रहे हैं, दे हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट, कि वो रोक रहे हैं, कम करा रहे हैं पिट्यूटरी के हार्मोन्स को। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइपोथैलेमस का हार्मोन है जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी इसको इन शॉर्ट बेटा कैसे लिखते हैं, इसको लिखा जाता है
GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एक हार्मोन क्या करता है, अब ये देखो आप क्या है, ये है एक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, यानी कि रिलीज करवाएगा कुछ पिट्यूटरी से, तो ये स्टिम्युलेट करता है पिट्यूटरी को कि वो सिंथेसाइज करे और रिलीज करे गोनाडोट्रोफिन्स को। गोनाडोट्रोफिन्स हमारे आगे हार्मोन्स हैं जो आगे हमारे गोनाड्स यानी ओवरीज या टेस्टिस को स्टिम्युलेट कर सकते हैं कि वो कुछ अपना एक्शन शो करें, कुछ हार्मोन्स रिलीज करें। तो पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोफिन्स जो हार्मोन्स होंगे उनको रिलीज करवाएगा रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस ने बनाया GnRH, उसने जाके पिट्यूटरी को स्टिम्युलेट किया, सिग्नल दिया कि तुम गोनाडोट्रोफिन हार्मोन बनाओ। ऑन द अदर हैंड, अब इसके कंपैरेटिवली, इसके ऑपोजिट एक सोमैटोस्टेटिन नाम का हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस बना रहा है। ये क्या है, एक इनहिबिटिंग हार्मोन है, ठीक है, which releases growth hormones from inhibit the release of growth hormones from pituitary। अब ये जो सोमैटोस्टेटिन है ना, अगर ये पिट्यूटरी पे इफेक्ट कर रहा है तो कैसा इफेक्ट दे रहा है, ये इनहिबिटिंग इफेक्ट। ये क्या करेगा, पिट्यूटरी में जो ग्रोथ हार्मोन्स बनाने हैं ना, उनकी सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा, तो ग्रोथ हार्मोन्स कम बनेंगे, ठीक है, ये कैसा है, इनहिबिटिन है। The hormones originating in hypothalamic neurons pass through axons and are released from the nerve endings. These hormones reach pituitary gland through the portal circulatory system and regulate functions of anterior pituitary। अब क्या है, चलो पहले ना डायग्राम से देखते हैं, ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। अब ये डायग्राम है जिसमें आपका हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दोनों दिखाया गया है। अब क्या बोला है कि हाइपोथैलेमस में जो भी, अब ये है हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी और ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इंटीरियर पोस्टीरियर। और हाइपोथैलेमस और हमारे पिट्यूटरी को जो ज्वाइन कर रहा है ये रीजन, ये वाला, ये जो स्टॉक है बीच में, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। अब यहाँ हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से क्या हो रहा है, जो न्यूरॉन्स हैं वो सिग्नल दे रहे हैं, वो अपने हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं एक पोर्टल सिस्टम में, जो है हमारा सर्कुलेटरी पोर्टल सिस्टम। इस पोर्टल सिस्टम के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर आएंगे हमारे हाइपोथैलेमस के हार्मोन। मतलब हाइपोथैलेमस का जो न्यूरॉन है वो डायरेक्ट, अब यहाँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी में देखो डायरेक्ट न्यूरॉन जो है वो आ रहा है हाइपोथैलेमस से, बट एंटीरियर पिट्यूटरी में ऐसा नहीं होता। जो न्यूरॉन है वो क्या करेगा, एक पोर्टल सिस्टम के अंदर इनर्वेट करेगा, वहां पे हार्मोन्स रिलीज होंगे और उस पोर्टल सिस्टम के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी में आएंगे हार्मोन्स। ठीक है, अब ये समझ आ गया आपको कि पास करते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन जो है वो एक्सॉन। अब जो न्यूरॉन है वो क्या, उसका एक्सॉन ही आ रहा है ना एंटीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है, उसके एक्सॉन के थ्रू वो पास करेंगे एंड हार्मोन्स रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। ये जो सर्कुलेटरी पोर्टल सिस्टम है उसके थ्रू हार्मोन्स आएंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी पहुंचेंगे और फिर ये एंटीरियर पिट्यूटरी की फंक्शनिंग को कंट्रोल करेंगे। क्लियर। चलिए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है इट इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। अभी हमने डायग्राम में पढ़ा कि डायरेक्टली न्यूरॉन आ रहा था पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, हाइपोथैलेमस से जो हमारा न्यूरॉन था वो एंटीरियर पिट्यूटरी में एक और सिस्टम के थ्रू कनेक्ट होकर आ रहा है विच इज पोर्टल सर्कुलेशन। बट जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये हमारी, इसके अंदर ये न्यूरॉन जो है वो डायरेक्टली आ रहा है, इट डजंट हैव एनी सर्कुलेटेड पोर्टल सिस्टम यहाँ पे नहीं है, डायरेक्ट न्यूरॉन जो है उसका एक्सॉन नर्व एंडिंग्स कहाँ आ रही हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। अब आगे आती है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, वो कुछ रिलीजिंग हार्मोन सिक्रिएट करेगा या कुछ इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रिएट करेगा। जो रिलीजिंग वाले हैं वो स्टिम्युलेट करेंगे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को कि कुछ हार्मोन रिलीज करो, और जो इनहिबिटिंग हार्मोन्स हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट करेंगे, रोकेंगे कि ये हार्मोन्स बंद करो, मत सिक्रिएट करो, कम करो। ठीक है, तो ये दो टाइप के हार्मोन्स हमारा हाइपोथैलेमस बना रहा है। अब आती है बात पिट्यूटरी ग्लैंड की। Pituitary gland is located in a bony cavity called sella turcica and is attached to hypothalamus by a stalk। अब हमने पिछले चैप्टर में जब लोकोमोशन एंड मूवमेंट किया था तो उसमें हमारी एक स्फिनॉइड बोन पड़ी थी हमने, ठीक है, अगर आपको याद हो तो वो जो स्फिनॉइड बोन थी उसको हमने बोला था कि इट फॉर्म्स द बेस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये प्लेटफॉर्म बनाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और हमने उसको नाम दिया था सेला टर्सिका। उसी की बात यहाँ हुई है, जो हमारी बोन सेला टर्सिका थी वो एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट है। और ये हाइपोथैलेमस से कैसे जुड़ी हुई है, एक स्टॉक के थ्रू जुड़ी हुई है जिसका नाम है इनफंडिबुलम, यहाँ मेंशन नहीं है बट फॉर योर नॉलेज। अब इट इज एनाटॉमिकली डिवाइडेड इनटू एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब ये नाम जो है ना इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का ही है। जो हमारी इंटीरियर पिट्यूटरी है उसको नाम दे दिया
एडिनोहाइपोफाइसिस, इट इज नोन एज एडिनोहाइपोफाइसिस। और जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसको नाम दे दिया गया है न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, चलिए, एडिनोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन, यानी जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी है उसके दो पोर्शन हैं। वो पोर्शन कौन से हैं? पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसके दो पोर्शंस हैं, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। जो पार्स डिस्टेलिस रीजन है मेनली वही हमारा इंटरमीडिया है। जो पार्स हमारा जो पार्स डिस्टेलिस है वही एंटीरियर पिट्यूटरी है मेनली। ठीक है, जो पार्स इंटरमीडिया है वो एक फ्यूज्ड सा पोर्शन है। ठीक है, तो कॉमनली हम पार्स डिस्टेलिस को ही एंटीरियर पिट्यूटरी कह देते हैं, क्योंकि पार्स इंटरमीडिया तो बिल्कुल ही छोटा सा एक फ्यूज रीजन है, वो ज्यादा कुछ एरिया पोर्शन बना नहीं रहा है। तो हमारा पार्स डिस्टेलिस को ही हम लेबल करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी। इट प्रोड्यूसेस ग्रोथ हार्मोन। अब ये पार्स डिस्टेलिस क्या बनाता है, एक बार ना हम लिख लेते हैं, कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। हमने अभी पढ़ी पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं हम। दो रीजन हैं इसके, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। बेसिकली जो हमारा एडिनोहाइपोफाइसिस है वो क्या है? हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी। और जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है वो क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्लियर यहां तक? जो एंटीरियर पिट्यूटरी थी यानी हमारा एडिनोहाइपोफाइसिस था, उसके दो रीजन थे, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। जो पार्स डिस्टेलिस है वही क्या है? हमारा मेन पोर्शन बनाता है। पार्स इंटरमीडिया जो है वो क्या है? फ्यूज्ड सा रीजन है। तो जब है ही कोई चीज छोटी तो मतलब मैं क्या बोलूंगी कि जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है वो मेनली क्या है? पार्स डिस्टेलिस ही है। तो मैं क्या इसको फॉर माय कन्वीनियंस पार्स डिस्टेलिस को एक तरह से एंटीरियर पिट्यूटरी बोल दूं, क्योंकि जब 90% है ही वो, तो मैं उसको एंटीरियर पिट्यूटरी बोल सकती हूँ। ठीक है, चलिए, यहां तक हमने बात कर ली कि पार्स डिस्टेलिस है हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी। अब आगे क्या बोला गया है? आगे हार्मोन्स मेंशन किए गए हैं कि हमारा जो पार्स डिस्टेलिस यानी इंटीरियर पिट्यूटरी है वो क्या बना रहा है? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन एंड एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन एसीटीएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन एफएसएच। अब ये क्या है? ये सारे हार्मोन्स हैं जो आगे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे एक्ट करेंगे। सपोज अब थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन है, ठीक है, वो कहाँ एक्ट करेगा? थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा। तो वो कुछ हार्मोन सिक्रीट करेगा, मतलब ये अल्टीमेटली थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट कर रहे हैं। पिट्यूटरी के हार्मोन्स बाकी ग्लैंड्स को रेगुलेट कर रहे हैं। चलिए, अब ये बात थी पार्स डिस्टेलिस की। पार्स इंटरमीडिया क्या कर रहा है? हमारा जो पार्स इंटरमीडिया है वो सिर्फ एक ही हार्मोन बना रहा है, विच इज मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन है जो पार्स इंटरमीडिया बना रहा है। However, in humans, pars intermedia is almost merged with pars distalis। जो अभी मैंने बताया कि पार्स इंटरमीडिया जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा रीजन है, वो फ्यूज्ड फॉर्म में पड़ा है, मर्ज हुआ पड़ा है डिस्टेलिस के साथ, कुछ सेपरेटली नहीं हमें नजर आता, कुछ ज्यादा सेपरेट नहीं है ये। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है हमारा न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस जिसको बोला जाता है पार्स नर्वोसा। अब यहाँ पे एक नाम आ गया है अलग से। अभी हमने क्या बोला था कि जो एडिनोहाइपोफाइसिस है वो है पार्स डिस्टेलिस इंटरमीडिया, दो रीजन है उसमें। जो हमारा न्यूरोहाइपोफाइसिस है वो क्या है? पार्स नर्वोसा। न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्स नर्वोसा, नर्वोसा न्यूरोहाइपोफाइसिस, ये आपको याद रह जाएगा। ठीक है, इस तरह से याद करेंगे हम। तो हमारा जो पार्स नर्वोसा यानी न्यूरोहाइपोफाइसिस है वो क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये तो हमें पता है, इट इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये क्या करता है? हाइपोथैलेमस जो हार्मोन बना के इसको भेजता है ना अपने एक्सॉन के थ्रू, वो इनको स्टोर करेगा। ये खुद कुछ नहीं करता है, बस जो हाइपोथैलेमस ने बना के भेज दिया ये उसको स्टोर करने का काम करेगा।
तो इट स्टोर्स एंड अब स्टोर कर दिए, बना नहीं रहा है, देखो इट्स नॉट फॉर्मिंग, बट जो स्टोर किया हुआ है उसको रिलीज तो करेगा ना, उसको तो निकालेगा अंदर अपने आप से। तो ये क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है हाइपोथैलेमस के हार्मोन और फिर बस उन्हीं को रिलीज कर रहा है, खुद कुछ बना के रिलीज नहीं कर रहा, ठीक है। इट स्टोर्स एंड रिलीजेस टू हार्मोन्स, वो दो हार्मोन कौन से हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। ये दो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, जो एक्चुअली कहाँ सिंथेसाइज हुए थे, हाइपोथैलेमस में। वो ट्रांसपोर्ट हुए एक्सॉन के द्वारा अपने न्यूरोहाइपोफाइसिस में, यानी कि हमारे जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी था वहां अपने जो हाइपोथैलेमस था उसने अपने एक्सॉन के द्वारा, अपने न्यूरॉन के द्वारा जो उसके हार्मोन्स थे ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, वो कहाँ भेज दिए थे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने। पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक जिम्मेदार इंसान है, उसने क्या किया, उनको स्टोर कर लिया, ठीक है। जब तक बॉडी में जरूरत नहीं है वो बोलती कि ये दो हार्मोन्स को मैं संभालूंगी, तो उसने उनको स्टोर करके रख लिया अपने पास। जब बॉडी में जैसे जरूरत है वो रिलीज करवा देगी इन दोनों हार्मोन्स को, खुद कुछ नहीं कर रही है, बस उसने स्टोर करने की और रिलीज कराने की जिम्मेदारी ले ली है। चलिए, अब ये हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स की लिस्ट है, उनके इफेक्ट्स के बारे में है। ये आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट जस्ट फॉर आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए समथिंग एडिशनल फॉर यू। तो हमारा हाइपोथैलेमस कुछ रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन सीक्रेट करेगा। वो हार्मोन्स कौन से हैं, जीएनआरएच जो हमने पढ़ा था, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी पे जाके एक्ट करेगा कि आप क्या बनाओ, गोनाडोट्रोफिन्स बनाओ। वो गोनाडोट्रोफिन्स कौन से हैं, एलएच एंड एफएसएच। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स दोनों ही अ टाइप ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स हैं। तो अगर जीएनआरएच हाइपोथैलेमस ने बनाया, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, उसके रिस्पॉन्स में गोनाडोट्रोफिन्स बनाएगी, यानी कि या तो एलएच बनाएगी या एफएसएच बनाएगी। एलएच जो है हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो कहाँ टारगेट, अब उसका टारगेट आगे वो भी कहीं टारगेट कर रहा है, वो कहाँ टारगेट करेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। एफएसएच भी कहाँ टारगेट करेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी हमारी ओवरीज वगैरह में। और ये क्या करेगा, इसका इफेक्ट क्या है, ये करेगा हमारे स्टिमुलेट सेक्स हार्मोन्स की प्रोडक्शन एंड स्पर्म और एग की प्रोडक्शन को, ठीक है। ये हमारे जो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस है बेसिकली उनको कंट्रोल करेंगे गोनाडोट्रोफिन। गोनाडोट्रोफिन नाम से ही पता लग रहा है कि जो गोनाड्स पे एक्ट करेंगे, ठीक है। अब आगे अगर थायराइड रिलीजिंग हार्मोन बनाया है हमारे हाइपोथैलेमस ने, वो कहाँ, पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। पिट्यूटरी से क्या बनेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी जो थायराइड को स्टिमुलेट करे ऐसा हार्मोन। तो मतलब उसका टारगेट ऑर्गन क्या हुआ, थायराइड ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ने बनाया थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, उसने पिट्यूटरी पे इफेक्ट किया, पिट्यूटरी तक पहुंचा और उसने पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया, क्या बनाने के लिए, कि तुम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाओ। वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड को ही स्टिमुलेट करेगा, थायराइड ग्लैंड को, और उसके रिजल्ट में जो थायराइड हार्मोन्स होंगे वो रिलीज होंगे, ठीक है। अब रिलीजिंग हार्मोन है तो रिलीज करवाएगा थायराइड हार्मोन्स को। उसी तरह अगर हमारे पास प्रोलैक्टिन हार्मोन, मतलब जो बनेगा वो इनहिबिटिंग हार्मोन है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, तो वो क्या करेगा, अब उसके अलावा हमारे पास है एक प्रोलैक्टिन हार्मोन। अगर हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीजिंग हार्मोन बना रहा है तो हमारे पास प्रोलैक्टिन बनाएगा पिट्यूटरी, ठीक है। वो हमारे मैमरी ग्लैंड्स पे जाके इफेक्ट करेगा और वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन अगर हाइपोथैलेमस ने बनाया तो वो प्रोलैक्टिन की फॉर्मेशन पिट्यूटरी के थ्रू जो हो रही है वो कम करवा देगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब जो पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाएगा, हाइपोथैलेमस ने बनाया ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, तो ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाएगा पिट्यूटरी से। वो हमारे लिवर पे, बोन्स पे, मसल्स पे, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी है, वो इफेक्ट्स शो करेगा डिफरेंट ऑर्गन्स पे एक्ट करके। उसी तरह अगर हमारे पास कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, अगर हमारे हाइपोथैलेमस ने कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बनाया तो वो हमारी पिट्यूटरी पे इफेक्ट करेगा और वो क्या बनवाएगा, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो वो एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करेगा हमारे एड्रीनल ग्लैंड पे, उसका टारगेट ऑर्गन क्या है, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। और एड्रीनल ग्लैंड के जो भी हार्मोन्स हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, वो सब हम पढ़ेंगे। वो सारे हार्मोन्स रिलीज करवाएगा हमारे पास एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये एक छोटा सा क्रक्स था कि कैसे जो हार्मोन हाइपोथैलेमस ने बनाए हैं वो पिट्यूटरी पे इफेक्ट करते हैं, फिर पिट्यूटरी वाले कहीं उनका और टारगेट है, ठीक है, वो कहीं और निशाना लगा के बैठे हैं, अलग अलग ऑर्गन्स को टारगेट करते हैं और वहां से कुछ हार्मोन्स, कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। चलिए, ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के, अभी हमने एंटीरियर पिट्यूटरी की बात की, अब यहाँ है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन विच इज
एडीएच, अब एडीएच क्या है, हमारा वेसोप्रेसिन जो था ना उसी को एडीएच बोला गया है। उसके अलावा ओटी इज इक्वल टू ऑक्सीटोसिन, हमारा ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन जो था वो किसने रिलीज किया था, यहां मैं लिख देती हूँ वेसोप्रेसिन। ये दोनों हार्मोन्स रिलीज किए थे हमारे हाइपोथैलेमस ने। यहाँ हमने पढ़ा भी था ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, ये किसने रिलीज किए थे, हाइपोथैलेमस ने। और ये पिट्यूटरी पे जाके इफेक्ट कराया इन्होंने। तो क्या पिट्यूटरी ने अब कोई हार्मोन बनाया नहीं है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हमें पता था कि कुछ बनाएगी नहीं, सिर्फ जो हाइपोथैलेमस ने बना के भेज दिया उसको स्टोर कर लेगी और फिर बाद में उनको रिलीज करा देगी। तो इसने स्टोर किया एडीएच को और ऑक्सीटोसिन को। और इसका टारगेट क्या था, एडीएच यानी वेसोप्रेसिन का टारगेट है हमारा किडनी, स्वेट ग्लैंड, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। या फिर ऑक्सीटोसिन का टारगेट क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो एडीएच है वो किडनी, स्वेट ग्लैंड्स वगैरह पे इफेक्ट डाल के आगे उनसे क्या करवा रहा है, वाटर बैलेंस। तो मेन फंक्शन क्या है, सॉल्ट्स और वाटर का जो मिनरल बैलेंस है ना वो करवाना। ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है कि ये हमारे यूट्रस, जब चाइल्ड बर्थ होता है, डिलीवरी के टाइम पे जो हमारे यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ना, लेबर पेन वगैरह, वो कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन। तो ये फंक्शन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस भेजता है उनका। ओके, अब यहाँ पे पिट्यूटरी के कुछ हार्मोन्स की बात की गई है कि उनका क्या इफेक्ट है, कैसे वो कोई अगर डिसऑर्डर जुड़ा हुआ है, अगर पिट्यूटरी के हार्मोन्स एक्सेस में बन जाते हैं या कम बनते हैं तो कैसे वो बॉडी फंक्शन को इफेक्ट करेंगे, और कोई डिसऑर्डर, कुछ कंडीशंस अगर उससे बनती हैं तो वो क्या होंगी। अब क्या है, ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा अमाउंट में बन जाए तो उससे क्या होगी, अब नॉर्मल ग्रोथ ग्रोथ होती जाएगी। तो हमारी बॉडी में अगर अब नॉर्मल ग्रोथ, कोई बहुत ही हाइट किसी की बड़ी होगी उसको क्या बोलते हैं, जाइगेंटिज्म, मतलब बहुत बड़ा साइज होगा उसका, जायंट साइज हो गया। अगर बहुत ही लो सिक्रेशन होगी तो ग्रोथ कम रह जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ मतलब बहुत कम, हाइट वगैरह बिल्कुल कम रह जाएगी, रिजल्टिंग इन पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। तो ड्वार्फिज्म जो है, ड्वार्फ कंडीशन आ जाएगी बॉडी में। ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट, स्पेसिफिकली इन मिडिल एज, अगर मिडिल एज में आके हम 30-40s में पहुंच के, 50s में पहुंच के अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत बढ़ने लग जाए तो उससे क्या होगा, जो फेशियल फीचर्स है ना वो एकदम अजीब से हो जाएंगे, और उस कंडीशन को बोलेंगे हम एक्रोमेगैली। क्या हो रहा है कि डिसफिगरमेंट ऑफ सम फीचर्स ऑफ फेस। तो बेसिकली हमारी बॉडी की डिसफिगरमेंट हो जाएगी, स्पेशली जो फेस है, नाक लंबा हो जाएगा, कान लंबे, मतलब इस तरह से अलग बेतुके से फीचर बन जाएंगे। उस कंडीशन को बोलते हैं एक्रोमेगैली, विच में लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इससे प्री मैच्योर डेथ भी हो सकती है, क्योंकि अक्सर तो कोई केमिकल है ना हार्मोन भी, वो क्या है बहुत ज्यादा अमाउंट में बने जा रहा है, बने जा रहा है, तो कुछ तो उसका नुकसान होगा। तो इस चीज को अगर अनचेक रखा जाए, इसको ना कंट्रोल किया जाए तो इससे क्या है, प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकती है। द डिसीज इज हार्ड टू डायग्नोज इन अर्ली स्टेजेस एंड ऑफन गोज अनडिटेक्टेड फॉर मेनी इयर्स अंटिल चेंजेस इन एक्सटर्नल फीचर्स बिकम नोटिसेबल। अब क्या है कि अब हॉर्मोन्स के अंदर जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है ना, स्पेशली ग्रोथ हॉर्मोन्स, अब ऐसी चीजों को डायग्नोस करना अर्ली स्टेजेस पे, इनिशियली इनको डायग्नोस करना बहुत डिफिकल्ट है। हमें मतलब कोई अगर हमें पता ही नहीं चल रहा है, सपोज हमारे अंदर वायरस है, अगर हमें कोल्ड ना हो, हमें कफ ना हो, फीवर ना हो, तो सिम्टम्स जब तक नहीं आएंगे तब तक हम डायग्नोज नहीं कर सकते। हम क्यों ही ध्यान देंगे कि कुछ कोल्ड चल रहा है या क्या, है ना। तो वायरल की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा जब तक फीचर्स, कुछ एक्सटर्नल सिम्टम्स ना शो हो। उसी तरह ये भी कंडीशंस जो हैं, जब तक फेस पे एक्सटर्नली कुछ ऐसे करेक्टर्स नहीं आते तब तक ये चीजें नोटिस में ही नहीं आएंगी। तो इनको डायग्नोज करना तो ऑब्वियसली फिर क्यों ही कोई जाके डॉक्टर के पास चेक कराएगा जब उसको कुछ फर्क ही नहीं लग रहा है अपनी बॉडी में। तो जब ये चीजें एक्सटर्नल अपीयरेंस में हमारे पास आती हैं, एक्सटर्नली कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, तभी हम नोटिस करते हैं, फिर जाके डायग्नोसिस होता है। प्रोलैक्टिन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। प्रोलैक्टिन हार्मोन हमने पढ़ा था कि इंटीरियर पिट्यूटरी बनाएगी, तो वो क्या करता है कि वो मेमोरी ग्लैंड्स में इफेक्ट करता है। मिल्क प्रोडक्शन जब प्रेगनेंसी होती है तो मेमोरी ग्लैंड्स पे जाके वो इफेक्ट करेगा, वहां से मिल्क प्रोडक्शन जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोलैक्टिन। देन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो क्या करेगा, हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, और थायराइड हार्मोन्स की सिक्रीशन जो है वो थायराइड ग्लैंड से होगी। एसीडीएच यानी कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉइक, वो हमारे स्टीरॉयड हार्मोन्स जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकोइड, जो एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन्स है, एड्रीनल कॉर्टेक्स के, पढ़ेंगे हम एड्रीनल ग्लैंड क्या है, कॉर्टेक्स क्या है, हार्मोन्स क्या है। तो बेसिकली एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉइक्स एड्रीनल ग्लैंड पे काम करेंगे, और उनके जो हार्मोन्स हैं ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, मिनरलोकॉर्टिकोइड्स, वो सब रिलीज कराएंगे। LHFSH स्टिमुलेट्स, अब ये दोनों क्या है, ये हमारे पास है गोनाडोट्रोपिन, ये गोनाड्स की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करेंगे, उनको कंट्रोल करेंगे।
एंड हेंस आर कॉल्ड गोनाडोट्रोफिन्स। मेल के अंदर एलएच जो है वो क्या कराता है, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स हमारे टेस्टिस पे एक्ट करके वहां से क्या बनाएगा, एंड्रोजन्स हार्मोन जो है वो बनाने की काम करेगा। और एफएसएच जो है वो मेल्स के अंदर क्या करता है, रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। एफएसएच उन एंड्रोजन्स के साथ मिलकर फिर स्पर्म बनाने का जो हमारा फंक्शन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है उसके अंदर रोल प्ले करेगा। इन फीमेल्स, फीमेल्स की बात करें तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन में काम करता है। हमने अगर आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ लिया है तो आपको याद हो कि हम एक देखते हैं कि 14 डे पे एलएच जो है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो बिल्कुल पीक पे होता है, और वह तब क्या होती है, ओव्यूलेशन। तो मैच्योर फॉलिकल्स को, ग्राफियन फॉलिकल्स को रप्चर करा के उनमें से जो हमारा ओवम है उसको रिलीज कराता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इट मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम formed from the remnant of graphene follicle। अब जो ग्राफिन फॉलिकल टूटा उसमें से सेकेंडरी oocyte जो था वो तो निकल गया, अब बचा कुचा जो हिस्सा ग्राफिन फॉलिकल का रह गया वो क्या बना लेता है, कॉर्पस ल्यूटियम। और उस कॉर्पस ल्यूटियम का होना बहुत जरूरी होता है इफ देयर इज अ प्रेगनेंसी, तो वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है। वो सब चीजें हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे उसको आगे। तो कॉर्पस ल्यूटियम का मेंटेन होना बहुत जरूरी है, तो उसको मेंटेन कौन कराता है, हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। चलिए आगे, अब एफएसएच की बात करें तो ये क्या करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट ओवेरियन फॉलिकल्स। अब एफएसएच क्या है, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल्स की जो ग्रोथ है उनको कौन रेगुलेट कर रहा है, हमारा एफएसएच। आगे आता है मेलेनोसाइट सिक्रीटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। वो क्या कर रहा है, हमारे मेलेनोसाइट्स पे एक्ट करता है। मेलेनोसाइट्स होते क्या है, वो सेल्स जो मेलेनिन पिगमेंट स्टोर करते हैं, जिनके अंदर मेलेनिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। एंड रेगुलेट्स पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। हमारी स्किन की जो भी पिगमेंटेशन है, डार्क है, लाइट है, मीडियम है, जो भी स्किन टोन है, वो सब किसकी वजह से है, मेलेनिन पिगमेंट की वजह से। वो मेलेनिन पिगमेंट कौन बना रहा है, कौन स्टोर कर रहा है, वो होते हैं हमारे मेलेनोसाइट्स। और उन मेलेनोसाइट्स को आगे कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है मेलेनिन बनाने के लिए, वो है हमारा मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ऑक्सीटोसिन की बात करें, अब ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस ने बनाया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने स्टोर किया था। वो क्या कर रहा है, हमारे स्मूथ मसल्स पे एक्ट करता है। अभी हमने पीछे ही पढ़ा कि जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं लेबर पेन डिलीवरी के टाइम पे, तो ऑक्सीटोसिन अपना रोल प्ले करता है, यानी कि हमारी बॉडी के मसल्स जो स्मूथ मसल्स हैं उन पे एक्ट करके उनकी कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करा रहा है। स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन फीमेल्स के अंदर, it stimulates vigorous contraction of uterus at time of childbirth and milk ejection from the gland। इसके अलावा अब यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन तो कराता ही है, मिल्क प्रोडक्शन में भी इसका रोल है। मेमोरी ग्लैंड्स में से जो मिल्क की इजेक्शन है, मिल्क प्रोडक्शन कौन करा रहा था, प्रोलैक्टिन। मिल्क इजेक्शन, अब उसमें भी हॉर्मोन्स जो है वो रोल प्ले करते हैं। कौन सा हार्मोन रोल प्ले करता है, ऑक्सीटोसिन। तो वो जो हमारे मेमोरी ग्लैंड वहां के जो मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन करा के वहां से मिल्क इजेक्ट कराने का काम जो है वो ऑक्सीटोसिन करेगा। वेसोप्रेसिन जो है हमारा यानी एडीएच, वो क्या करता है, किडनी पे एक्ट करेगा और वाटर की रिजॉर्प्शन और इलेक्ट्रोलाइट्स की रिजॉर्प्शन हमारे डिस्टल ट्यूब डीसीटी पीसीटी पे एक्ट करता है। वहां पे रिजॉर्प्शन का जो काम है वाटर की या मिनरल आयंस की, वहां पे जो बेसिकली डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है वहां पे एक्ट करेगा। और वाटर के लॉस का ये प्रिवेंट करता है कि यूरिन के साथ जो हमारा वाटर है ना, वो ना सिर्फ जो वेस्ट है, जो अनवांटेड चीजें हैं वही यूरिन में पास आउट हो, वाटर जो है एक्सेस में वो ना पास हो जाए। तो इस चीज को प्रिवेंट करता है और इस कंडीशन को बोलते हैं डाययूरेसिस। Hence it's also called anti-diuretic hormone। अब यहाँ पे आपको मैंने तब एंटी-डायूरेटिक हार्मोन आपको इसीलिए नहीं बताया ताकि आप कॉन्सेप्ट के साथ समझे कि एडीएच का मतलब क्या है, क्योंकि ये डायूरेसिस की कंडीशन को प्रिवेंट कर रहा है, वाटर लॉस को बचा रहा है। तो ये क्या हुआ, एंटी-डायूरेटिक हार्मोन। तो वेसोप्रेसिन का ही दूसरा नाम क्या है, वेसोप्रेसिन इज इक्वल टू एडीएच। और एडीएच है क्या हमारा, इट इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ओके, चलिए यहां तक क्लियर, आगे चलते हैं। एन इम्पेयरमेंट इफेक्टिव सिंथेसिस ऑफ एडीएच। अब अगर एडीएच की सिंथेसिस में कोई गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा, जो वाटर है, सॉल्ट है, उनका लॉस होता रहेगा। और एबिलिटी ऑफ द किडनी टू कंजर्व वाटर लीडिंग टू वाटर लॉस, वही कि वाटर का लॉस होता जाएगा, किडनी जो है वो रिजॉर्व नहीं कर पाएगी वाटर को, तो एक्सेस में वाटर जो है वो बहता रहेगा, निकल हमारे यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाएगा और बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगी, लॉस ऑफ वाटर एंड डिहाइड्रेशन। दिस कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस।
इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा, डायबिटीज इंसिपिडस। जब आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वाटर हैं, उनका लॉस हो जाए विद यूरिन, हमारी किडनी जो है वो वाटर लॉस को प्रिवेंट ना कर पाए, यानी कि रिसॉर्ब ना कर पाए, हमारे नेफ्रॉन का जो डिस्टल पार्ट है वो रिजॉर्ब ना कर पाए, रीअब्सॉर्ब ना कर पाए वाटर को, आयंस को, उस टाइम पे वाटर लॉस होगा, क्योंकि रिजॉर्प्शन नहीं हो रही है। तो वाटर जब एक्सेसिवली लॉस हो रहा है यूरिन के साथ, तो बॉडी में वाटर की कमी आ गई, डिहाइड्रेशन हो गई, इसी चीज को बोल रहे हैं हम डायबिटीज इंसिपिडस। चलिए नेक्स्ट ग्लैंड, अब हमने हाइपोथैलेमस पढ़ी, पिट्यूटरी पढ़ी, अब आगे आती है हमारे पास पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो है ना, ये हमारे फोर ब्रेन के पार्ट में ही लोकेटेड है। कहाँ प्रेजेंट है, डोर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन। पीनियल ग्लैंड जो है ना, ये हमारे स्लीप एंड वेक साइकिल के साथ, जो हमारा सोने का एक शेड्यूल और उठने का शेड्यूल, 24 आवर साइकिल जो हमारी बॉडी का एक फिक्स्ड होता है ना, उसके अंदर जो हमारी पीनियल ग्लैंड है वो रोल प्ले करती है। अब पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है मेलेटोनिन। ये मेलेटोनिन ही है जो हमारे 24 आवर साइकिल जो है ना उसको रेगुलेट कर रहा है। अब क्या है, मेलेनिन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ 24 आवर रिदम। इस रिदमिक साइकिल को हम सर्केडियन रिदम भी बोलते हैं। For example, it helps in maintaining normal rhythms of sleep, wake cycles, body temperature. In addition to this, melatonin also influence metabolism, pigmentation, menstrual cycle as well as defense capability. क्या बताया गया है, जो हमारा पीनियल ग्लैंड है वो एक हार्मोन बना रहा है मेलेटोनिन। वो मेलेटोनिन हमारा स्लीप वेक साइकिल, हमारे जो डायर्नल बॉडी के रिदम है, कब उठना है कब सोना है, ये सारा जो साइकिल है ना वो कौन संभाल रहा है, मेलेटोनिन। इसके साथ साथ इसके कुछ एडिशनल फंक्शन है, ये बॉडी के डिफेंस में काम करता है, जो पिगमेंट है बॉडी की उसमें भी ये रोल प्ले कर रहा है, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल्स में है उसको भी इफेक्ट करता है। ठीक है, हमारे मेटाबॉलिज्म को भी इफेक्ट करेगा। थायराइड ग्लैंड, नेक्स्ट ग्लैंड है हमारे पास थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है वो दो लोब्स से बनी हुई है। ठीक है, लेफ्ट लोब राइट लोब। इंटीरियर हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट है, इसकी लोकेशन देखिए आप, ट्रैकिया वाले रीजन में प्रेजेंट है। यहाँ अगर हमारा ट्रैकिया तो उसके दोनों साइड्स पे थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। तो लेफ्ट लोब राइट लोब इस तरह से प्रेजेंट है। बोथ लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विद अ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड isthmus। अब ड्रॉ करेंगे यहीं से समझाएं। तो ये हमारे पास पूरी क्या है, थायराइड ग्लैंड। अब सपोज कीजिए ये इसका राइट लोब है और ये लेफ्ट लोब है, और ये बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है ये क्या है, isthmus। थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। अब इसके पास कुछ फॉलिकुलर सेल्स हैं और कुछ टिश्यू प्रेजेंट है जिसको हम स्ट्रोमा भी बोलते हैं या फिर स्ट्रोमल टिश्यू। ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। अब फॉलिकल जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, अब सपोज लेट्स ड्रॉ, बना ही लेते हैं। सपोज ये हमारी थायराइड ग्लैंड का एक सेक्शन है, इसके अंदर क्या पड़े हैं, फॉलिकल्स प्रेजेंट है। इस एक फॉलिकल के अंदर भी, सपोज ये एक फॉलिकल है, इसके अंदर भी छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होंगे, फॉलिक्यूलर सेल्स। ठीक है, अब ये फॉलिक्यूलर सेल्स ही हैं जो हमारे पास दो हार्मोन्स बनाते हैं। जो थायराइड ग्लैंड के दो हार्मोन्स हैं वो कौन कौन से हैं, T3 एंड T4। T3 का मतलब है ट्राई आइडोथायरोनिन, ट्राई T3। ठीक है, ट्राई मीन्स 3, तो ट्राई आइडोथायरोनिन इज T3 और टेट्रा आइडोथायरोनिन इज T4। T4 का एक और नाम है जो कि है थायरोक्सिन। तो दो हार्मोन बनाए इस एक फॉलिकल ने। वो दो हार्मोन कौन से थे, T3 एंड 4। दो चीजें हैं इसके अंदर, स्ट्रोमल टिश्यू है, फॉलिकल है, फॉलिकल के अंदर है फॉलिक्यूलर सेल। एक फॉलिक्यूलर सेल मतलब वही जो फॉलिक्यूलर सेल्स हैं वो क्या बना रहे हैं, हार्मोन्स बना रहे हैं। कौन से दो हार्मोन्स बनाए हैं, ट्राई आइडोथायरोनिन यानी T3 और टेट्रा आइडोथायरोनिन यानी कि T4। आयोडीन जो है ना वो बहुत ही असेंशियल है। अब हमने पढ़ा ट्राई आइडोथायरोनिन, तो इनकी फॉर्मेशन में आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आयोडीन इज असेंशियल फॉर नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। अब हमारी बॉडी में अगर आयोडीन सफिशिएंट है तभी ये हार्मोन्स जितने बनने चाहिए उतने बनेंगे। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए हमारी डाइट में, हम कम आयोडीन खाएं, तो उससे एक कंडीशन हो सकती है विच इज हाइपोथायराइडिज्म। यानी कि जो हमारे हार्मोन्स है ना थायराइड ग्लैंड के, वो बन रहे हैं बट रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, थायराइड ग्लैंड में एक्यूमुलेट होते जाएंगे। तो मतलब जो आयोडीन था उसका काम क्या था कि बन रहे हैं हार्मोन्स और वो रिलीज भी हो रहे हैं ऑन द एफिशिएंट रेट्स। तो अगर हार्मोन आयोडीन की कमी हो गई तो हार्मोन्स बन रहे हैं, T3 T4 बन रहा है थायराइड ग्लैंड में, बट वो रिलीज नहीं हो पा रहा है, बॉडी को चाहिए और वो रिलीज नहीं हो रहा है, बॉडी पार्ट्स तक नहीं पहुंच रहा है। अब वो बन रहा है हमारी ग्लैंड के अंदर, इकट्ठा होता जाएगा और वो ग्लैंड स्वेल हो जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा,
एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, स्वेलिंग आएगी तो वो बड़ी हो जाएगी ग्लैंड, एनलार्ज हो जाएगी, ठीक है, तो हमारी थायराइड ग्लैंड जो है वो एनलार्ज हो जाएगी और इस कंडीशन को हम बोलते हैं गोइटर, ठीक है, इसी कंडीशन को बोलेंगे गोइटर। हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉजेज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ। अब क्या होता है कि अगर एक प्रेग्नेंट फीमेल को हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, ठीक है, अब वो क्या है, T3 T4 जो है रिलीज नहीं हो पाएंगे उसकी बॉडी में, आयोडीन की कमी है, वो आयोडीन बच्चे को भी तो चाहिए, फॉर्मिंग बेबी को भी तो आयोडीन चाहिए ना, जो बेबी डेवलप हो रहा है ना, वो भी कुछ उसमें एबनॉर्मल फीचर्स आएंगे, कैसे, उसकी ग्रोथ कम होगी, उस कंडीशन को बोलते हैं क्रिटिनिज्म, एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, कम होगी, स्टंटेड ग्रोथ होगी, बॉडी पार्ट्स एक्चुअल में प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे, इसी चीज को बोलते हैं हम क्रिटिनिज्म। और उसके अंदर हो सकती है मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि बच्चे का आईक्यू जो है वो भी हो सकता है कम हो, लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन यानी वही आईक्यू, एबनॉर्मल स्किन, डेफ म्यूटिज्म एक्सेट्रा। अब वो बच्चे को कम सुनता हो या वो डेफ हो सकता है, उसके स्किन पे अलग डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंटेशन हो, ये सारी चीजें जो है ना हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ एसोसिएटेड है अगर प्रेग्नेंट फीमेल को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो। In adult women, hypothyroidism may cause menstrual cycle to become irregular। अब अगर adult females की बात करें, उनके अंदर अगर hypothyroidism है, आयोडीन डेफिशिएंसी है, तो उनके केस में क्या हो सकता है, जो उनका menstrual cycle है वो irregular हो जाए, जो 28 to 35 डेज का नॉर्मल पीरियड है उससे ज्यादा या कम हो जाए, irregular cycle हो सकता है। ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, अब अगर थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाए तो क्या होगा, थायराइड ग्लैंड के अंदर नोड्यूल्स बनने लग जाएंगे, गांठें बनने लग जाएंगी ग्लैंड के अंदर, उससे क्या होगा, रेट ऑफ सिंथेसिस एंड थायराइड हार्मोन्स is increased and normal high levels leading to condition called hyperthyroidism। अब क्या हो रहा है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर सपोज थायराइड ग्लैंड के अंदर जो है वो कैंसर गांठें बन गई हैं, ठीक है, उससे क्या होगा, एक्सेसिव सिक्रीशन होने लग जाएगी, जो T3 T4 है ना वो एक्सेस में बनने लग जाएगा और हमारी बॉडी के अंदर उनकी जो लेवल्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, इस चीज को हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी कि ज्यादा लेवल्स पे जब T3 T4 बॉडी में प्रेजेंट है उसको बोलेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। इससे क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट, अब कम एक्सेस ऑफ एवरीथिंग या फिर जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम चीज हो जाए तो उसके नुकसान ही नुकसान है। अगर जरूरत से कम थी, लो लेवल्स थे, तो भी हमने अभी डिसीजेस पढ़े, प्रेग्नेंट फीमेल्स में अगर हैं या फिर अगर एडल्ट फीमेल्स में हैं तो दोनों के अंदर ही क्या हमने डिसऑर्डर्स पढ़ लिए। अगर हाइपर यानी हाई लेवल्स बन गए तो भी उसके क्या है, एडवर्स इफेक्ट्स हैं। अब एक हमारे पास है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, इसका क्या मतलब है, जब हाइपरथायरॉयडिज्म होगा, बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन्स बहुत ज्यादा लेवल्स में प्रेजेंट है, उस केस में जो आईज होंगी ना वो बहुत एनलार्ज प्रोट्रूड, ऐसे बड़ी बड़ी आंखें हो जाएंगी, देख के डर लग जाएगा, ठीक है, तो एक्सोप्थेल्मिक, जो ऑप्थेल्मिक वर्ड है वो आईज के साथ एसोसिएटेड है, तो क्या होगा, इट इज करेक्टराइज्ड बाय एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स, इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब थायराइड ग्लैंड तो बढ़ेगी बढ़ेगी, उसके साथ साथ जो आईज है वो एनलार्ज कर जाएंगी, जो हमारा बीएमआर है बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो भी बढ़ जाएगा, वेट लॉस होगा और इसको हम ग्रेव्स डिसीज भी बोलते हैं। तो आईज बॉल्स बड़ी बड़ी हो गई, थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो गई, मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज हो गया, वेट लॉस हो गया। अब मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट है कि बॉडी के अंदर जो भी खाए एकदम से डाइजेस्ट हो रहा है, तो बॉडी को कुछ न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा, तो वेट लॉस हो जाएगा उसमें। थायराइड हार्मोन्स वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करने में। हॉर्मोन्स आल्सो सपोर्ट्स द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड फॉर्मेशन। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे थायराइड हार्मोन्स हैं वो रेड ब्लड सेल्स की जो फॉर्मेशन है उसको भी रेगुलेट करते हैं। थायराइड हार्मोन्स कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। मेंटेनेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड। थायराइड ग्लैंड सिक्रेट प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन। अब एक और हार्मोन जो है हमारी थायराइड ग्लैंड वो बनाती है, उसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन एसोसिएटेड विद कैल्शियम, बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन करने के लिए जो थायराइड ग्लैंड हार्मोन बना रही है वो क्या है, थायरोकैल्सिटोनिन। इसके अलावा हमारी थायराइड ग्लैंड हमारा बीएमआर कंट्रोल कर रही है, हमारे रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन को भी रेगुलेट कर रही है, हमारे जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी कंट्रोल करते हैं। और जो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन है वो कैसा है, इट इज प्रोटीनेशियस इन नेचर, वो क्या है, एक प्रोटीन हार्मोन है। चलिए
यहाँ आपकी थायराइड ग्लैंड जो है वो खत्म हुई। इसके अलावा हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो हमारी थायराइड ग्लैंड के बीच में कहीं कहीं पैचेस में प्रेजेंट है। बेसिकली 4 इन नंबर है ये, और हमारी थायराइड ग्लैंड के बीच में 4 ऐसे छोटे छोटे पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। दिस इज द पैराथायराइड ग्लैंड, जो रेड डॉट्स में आपको दिख रही है, ये हमारी जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट है, थायराइड ग्लैंड के ही बीच बीच में प्रेजेंट है। In human, 4 parathyroid glands are present on the back side of thyroid gland. अब हमने पिछले डायग्राम में थायराइड ग्लैंड पढ़ी थी, इसकी ये फ्रंट साइड और ये इसकी बैक साइड, जहां पे क्या प्रेजेंट है, पैराथायराइड ग्लैंड। तो मतलब अगर हम यहाँ फ्रंट से देख रहे हैं तो हमें ऐसा दिखेगा, अगर इसी को बैकवर्ड देखेंगे तो हमें क्या दिखेंगे, ये पैराथायराइड ग्लैंड्स भी दिखेंगे। चलिए, अब ये क्या है, वन पेयर इन ईच टूल ऑब्जर्व। थायराइड ग्लैंड हमने इस तरह बनाई तो एक पेयर यानी 2 ग्लैंड्स एक लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट है। The parathyroid gland secretes peptide hormone called parathyroid hormones PTH। जैसे थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन्स बना रही थी, पैराथायराइड ग्लैंड पैराथायराइड हार्मोन बनाएगी जिसको PTH बोलेंगे। और ये भी क्या है, पेप्टाइड, प्रोटीनेशियस इन नेचर है। सिक्रीशन ऑफ पीटीएच इज रेगुलेटेड बाय कैल्शियम लेवल्स। बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल्स जो है, ज्यादा है कम है, वो डिसाइड करेंगे कि जो पैराथायराइड हार्मोन है कम बनेगा, ज्यादा बनेगा, बनेगा या भी नहीं बनेगा। पैराथायराइड हार्मोन जो है वो क्या करता है, कैल्शियम लेवल्स को इंक्रीज कराता है ब्लड के अंदर। जो पैराथायराइड हार्मोन है वो हमारी बोन्स पे एक्ट करेगा, और अब क्या है, कैल्शियम आयंस को इसने इंक्रीज कराना है ब्लड में। वो कैसे कराएगा, या तो बोन्स की डीमिनरलाइजेशन कराएगा, यानी बोन्स का जो मैट्रिक्स है वो कैल्शियम आयन से बना हुआ है, यानी बोन्स के अंदर क्या है, कैल्शियम। बोन्स को डीमिनरलाइज, बोन्स जो है वो एक तरह से उनकी डिग्रेडेशन होकर वहां से कैल्शियम निकल निकल के ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या करा रहे हैं, बोन्स से कैल्शियम रिजॉल्व करा रहे हैं, उनकी डिसोल्यूशन, डिग्रेडेशन हो गई एक तरह से, यहाँ डीमिनरलाइजेशन। तो बोन्स को डीमिनरलाइज, उनको डिसोल्यूट करके वहां से कैल्शियम निकल निकल के कहाँ जाएगा, ब्लड में, ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ गया। इसके अलावा ये क्या करते हैं, हमारा जो रीनल ट्यूब्यूल्स है, हमारे जो किडनीज के अंदर नेफ्रॉन्स हैं, वहां पे भी अगर वाटर में कैल्शियम आयंस फ्लो कर रहे हैं हमारे एक्सक्रीटरी वेस्ट के साथ, तो वहां से भी कैल्शियम आयंस को रीअब्जॉर्प्शन का काम जो है वो कौन करेगा, पीटीएच। तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का काम करेगा डाइजेस्टेड फूड से। इट इज दस क्लियर दैट पीटीएच इज हाइपरकैल्सीमिक हार्मोन दैट इज इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल। हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज करना, ठीक है, ज्यादा होना। तो हाइपर कैल्सीमिक मतलब जो कैल्शियम को इंक्रीज करा रहा है, वैसा हार्मोन है हमारे पास पैराथायराइड हार्मोन। अलोंग विद टीसीटी इट प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी। हमारा जो थायरोकैल्सिटोनिन था वो है टीसीटी। अब उसके साथ मिलके ये जो पीटीएच है, इसका भी कैल्शियम रिलेटेड काम है, और जो टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन था जो थायराइड ग्लैंड ने बनाया था, उसका भी कैल्शियम बैलेंस में काम है। तो ये दोनों मिलके हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम लेवल्स हैं उनको बैलेंस करने का काम करेंगे। तो ये थी आपकी पैराथायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट है हमारे पास थाइमस। थाइमस जो है इसका कुछ इम्यूनिटी बेस्ड फंक्शन है, इम्यून सेल्स को बनाएगी कैसे, वो हम अभी पढ़ेंगे। थाइमस ग्लैंड क्या है, लोब्यूलर इन स्ट्रक्चर है, लोब लाइक स्ट्रक्चर है इसका। कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारी लंग्स के बीच में प्रेजेंट है, स्टर्नम वाली जो बोन थी उसके पीछे। जो हमने सेंटर में रिब्स जिससे ज्वाइन हो रहे थे स्टर्नम बोन से, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ाया था मैंने स्टर्नम बोन के बारे में। तो जो हमारी सेंटर, चेस्ट के सेंटर में जो बोन है ना, वो है स्टर्नम, जिससे हमारी रिब्स भी कनेक्टेड हैं। और उस स्टर्नम के पीछे, बिहाइंड द स्टर्नम, प्रेजेंट है हमारे पास थाइमस ग्लैंड। थाइमस प्लेज ए मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। अभी मैंने बताया कि इम्यून सिस्टम के सेल्स बनाने में, उसकी डेवलपमेंट में थाइमस ग्लैंड का एक बड़ा रोल है। दिस ग्लैंड सिक्रीट पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन, यानी प्रोटीनेशियस पेप्टाइड नेचर के हार्मोन बनाए हैं इस ग्लैंड ने, जिसका नाम है थाइमोसिन। थाइमोसिन्स प्ले अ मेजर रोल इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। हमारी बॉडी के अंदर जो टी सेल्स है ना, टी लिम्फोसाइट्स हैं, उनको मैच्योर कराने में, उनकी डिफरेंशिएशन कराने में, हेल्पर टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स, ये सब डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स में किसका काम है, थाइमोसिन का। इसके अलावा बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज बननी है, यानी हमारी जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है, उसमें भी कौन रोल प्ले कर रहा है, थाइमोसिन। तो टी सेल्स के साथ जो इम्यूनिटी लिंक्ड होती है उसको हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि अलग अलग जो टी सेल्स हैं वो इम्यूनिटी जो है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो क्या है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में घूम घूम के इम्यूनिटी बनाने का काम कर रही हैं, वो होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है। तो मेजर रोल इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट व्हिच प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अभी मैंने बताया, इन एडिशन थाइमोसिन
also promote production of antibodies and provide humoral immunity। तो जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है और जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है यानी जो एंटीबॉडीज के थ्रू होती है वो दोनों ही थाइमोसिन जो है वो बनाने में हेल्प कर रहा है। थाइमस इज डीजेनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल रिजल्टिंग इन डिक्रीज प्रोडक्शन। अब क्या है, जब आफ्टर अ सर्टेन एज, जब ओल्ड एज आती है तो ये जो थाइमस ग्लैंड है ना वो डीजेनरेट होने लग जाती है। ठीक है, मतलब इसकी जो सेल्स हैं वो उतना एक्टिवली काम नहीं कर पा रहे हैं ओल्ड पीपल के अंदर। तो मतलब अगर थाइमस ग्लैंड काम नहीं कर रही है यानी कि इसके हार्मोन नहीं बन रहे हैं, थाइमोसिन जो हार्मोन है वो नहीं बनेगा। थाइमोसिन का काम क्या था, इम्यूनिटी कराना। तो मतलब टी सेल्स, एंटीबॉडीज, ये सब जो है, जो थाइमोसिन का फंक्शन था, डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल्स और एंटीबॉडी प्रोडक्शन, सेल मीडिएटेड ह्यूमरल इम्यूनिटी, वो फंक्शंस जो है वो रुक जाएंगे। तो मतलब एज अ रिजल्ट जो ओल्ड एज्ड पीपल होंगे, लोग होंगे, उनके अंदर इम्यूनिटी कम हो जाएगी। ठीक है, यही आपकी एनसीईआरटी में बोला है कि ओल्ड इंडिविजुअल के अंदर डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन होगी क्योंकि उनकी थाइमस ग्लैंड डिजनरेट होगी। एज अ रिजल्ट इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ओल्ड पीपल बिकम वीक। तो जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी एज ज्यादा है उनके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स है, कोई अगर एंटीजन अटैक कर रहा है तो उनकी बॉडी रिस्पॉन्स उसके अगेंस्ट जो इम्यूनिटी है वो शो नहीं कर पाती है। दैट इज वाई दे आर मोर प्रोन टू डिसीजेस। चलिए, क्लियर है थाइमस ग्लैंड। अब आगे इंपॉर्टेंट एक ग्लैंड आ रही है, दैट इज एड्रीनल ग्लैंड। इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोला जाता है क्योंकि ये हमारी किडनीज के टॉप पे प्रेजेंट है। Our body has one pair of adrenal gland, one at anterior part of each kidney। तो यानी कि ये हमारी अगर दोनों किडनीज हैं इस तरह से, तो एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पड़ी है, यहाँ पे इस तरह से एंटीरियर टॉप पोजीशन पे क्या पड़ी है हमारे पास, एड्रीनल ग्लैंड। ओके, द ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यू। अब ये जो एड्रीनल ग्लैंड है उसके अंदर दो तरह का टिश्यू है। जो सेंटर में लोकेटेड है वो है हमारा एड्रीनल मेडुला, और जो बाहर सेंटर से बाहर बाहर प्रेजेंट है वो क्या है, एड्रीनल कॉर्टेक्स। डायग्राम में देख लेते हैं, ये हमारी एड्रीनल ग्लैंड है, इस तरह से किडनी के ऊपर प्रेजेंट है एड्रीनल ग्लैंड। अब उसका अगर हम एक सेक्शन ले तो हमें दिखेगा कि जो आउटर वर्ड रीजन है, जो ये बाहर बाहर येलो बाउंड्री आपको दिख रही है, वो क्या है, कॉर्टेक्स, जो आउटर रीजन है। और जो सेंटर में है मिडल रीजन, ये जो ऑरेंजिश इन कलर है, वो क्या है हमारा एड्रीनल मेड्यूला। अब मेड्यूला जो है वो कुछ अलग हार्मोन बनाता है, कॉर्टेक्स कुछ अलग हार्मोन बनाएगा। स्टडी करेंगे हम। Under production of hormones by adrenal cortex alter the carbohydrate metabolism causing acute weakness, fatigue, and this is called एडिसन्स डिसीज। अब क्या होगा, अगर जो हमारी एड्रीनल ग्लैंड है उसके हार्मोन्स कम बने तो कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी में वो अफेक्ट होगा। तो उससे क्या होगा, वीकनेस आएगी। मतलब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाते हैं, हमें पता है ना, जैसे कि बॉडी में ग्लूकोज जो है वो एनर्जी देता है हमें। तो बॉडी में वीकनेस आ जाएगी, एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगी, और उससे क्या होगा, वीकनेस, फैटीग, आलस, ये सब होगा। और इसी चीज को हम बोलते हैं एडिसन्स डिसीज। चलो हार्मोन्स पढ़ लें। सबसे पहले बात करेंगे एड्रीनल मेड्यूला यानी कि सेंटर वाला जो पार्ट है। इट सिक्रीट्स टू हार्मोन्स कॉल्ड एड्रीनलिन एंड एपिनेफ्रिन, या फिर नॉन एड्रीनलिन और नॉन एपिनेफ्रिन। तो ये दो हार्मोन बनाता है, एड्रीनलिन, नॉन एड्रीनलिन। एड्रीनलिन का ही नाम है एपिनेफ्रिन और नॉन एड्रीनलिन का ही दूसरा नाम है नॉर एपिनेफ्रिन। अब इनका काम क्या है, दीज आर कॉमनली कॉल्ड कैटेकोलामाइंस। इनको कॉमनली क्या बोल दिया जाता है, कैटेकोलामाइंस। इनका अलग नाम है एक सिर्फ। एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, इनको बोला जाता है 3F हार्मोन। मतलब कि फियर, फाइट, फ्लाइट, जब भी कुछ इमरजेंसी कंडीशन है ना तब हमारे अंदर ये हार्मोन्स बनते हैं। और ये कैसे एक्ट करते हैं, इनसे हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है। जब सपोज आपको डर लग रहा है या तो आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, स्वेटिंग होने लग जाएगी। वो क्यों हो रही है, क्योंकि फियर की कंडीशन में हमारे पास कौन बन गया, एड्रेनलिन हार्मोन। जब आपकी किसी से लड़ाई हो रही होती है तब भी आपकी ऐसे हार्ट बीट फास्ट होती है ना, तो वो क्या है, एड्रेनलिन हार्मोन या नॉन एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो बन रहे हैं आपकी बॉडी में इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन कॉल्ड इमरजेंसी। इनको इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है या फिर हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट। दिस हार्मोन इंक्रीज ऑल्टरनेस, प्यूपिलरी डायलेशन, पायरो पाइलो इरेक्शन यानी कि रेजिंग ऑफ हेयर, स्वेटिंग एक्सेट्रा। अब क्या है, हमारे गूज बम्स खड़े हो जाते हैं ना, हमारे जो बॉडी हेयर्स एकदम इरेक्ट हो जाते हैं, वो क्या है, इन्हीं हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन्स की वजह से ही है। हमारे प्यूपल्स डायलेट हो सकते हैं, बॉडी पे स्वेटिंग हो सकती है, ये सब क्या है, इन्हीं का इफेक्ट है। हमारी हार्ट बीट तेज होना, हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज हो जाना, both the hormones increases heartbeat, strengthen the heart contraction and rate of respiration, सांस फूल जाना भी इन्हीं का फंक्शन है। जो कैटेकोलामाइंस यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं ना, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, उन्हीं का काम है।
Catecholamines also stimulate breakdown of glycogen resulting in an increased concentration of glucose in blood. ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाते हैं कैटेकोलामाइंस, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देते हैं. इन एडिशन दे आल्सो स्टिमुलेट ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. तो यानी कि ये ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं, उस चीज को बोलते हैं हम ग्लाइकोजीनोलाइसिस. यानी लाइसिस वर्ड का मतलब क्या है? ब्रेकडाउन. तो जब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है वो है ग्लाइकोजीनोलाइसिस. जब फैट्स का ब्रेकडाउन होगा उसको बोलते हैं लिपोलाइसिस, और प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन को बोलते हैं प्रोटियोलाइसिस. तो यानी कि ये जो हमारे कैटेकोलामाइंस हैं या फिर जो एड्रीनलिन नॉन एड्रीनलिन दोनों हार्मोन्स हैं एड्रीनल मेडुला के, वो क्या कर रहे हैं? ग्लाइकोजन को तोड़ रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं. लिपोलाइसिस प्रोटियोलाइसिस भी कर रहे हैं, यानी लिपिड और प्रोटीन्स को भी तोड़ रहे हैं और उनसे ग्लूकोज बनाएंगे. नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स, यानी कि जो आउटर लेयर थी एड्रीनल ग्लैंड की उसके हार्मोन्स. The adrenal cortex can be divided into 3 layers. 3 layers के अंदर एड्रीनल कॉर्टेक्स जो आउटर लेयर थी ना एड्रीनल ग्लैंड की, उसको आगे 3 लेयर्स में डिवाइड कर दिया. वो 3 लेयर्स कौन सी हैं? जोना रेटिकुलरिस यानी सबसे इनर लेयर, उसके ऊपर वाली होगी जोना फैसिकुलेटा, एंड आउटर मोस्ट जो है वो है जोना ग्लोमेरुलोसा. तो यानी इस ऑर्डर में लिख दें हम. अगर ये हमारे पास लेयर थी तो हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है जोना रेटिकुलरिस, देन हमारे पास है जोना फैसिकुलेटा, एंड आउटर मोस्ट कौन सी है? जोना ग्लोमेरुलोसा. ठीक है, इस तरह से 3 लेयर्स हैं हमारी. अब एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स की बात करें तो बहुत सारे हार्मोन्स ये सिक्रीट करता है, और उन सारे हार्मोन्स को हम बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स. ठीक है, जो भी ये तीनों लेयर्स हार्मोन्स बनाएंगे उनको कॉमनली क्या बोलना है? कॉर्टिकॉइड्स. ये कॉर्टिकॉइड्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन carbohydrate metabolism are called glucocorticoids. In our body, cortisol is the main glucocorticoid. Corticoids which regulate balance of water. अब क्या है? जो corticoids, जो हार्मोन ग्लूकोज के या फिर कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म के साथ एसोसिएटेड हैं, उनको बोल दिया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन है उसकी एग्जांपल है कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल क्या है? एक तरह का ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, एक ऐसा कॉर्टिकॉइड हार्मोन जो एड्रीनल कॉर्टेक्स ने बनाया है ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए. हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल जो है वो एग्जांपल है, हमें बात कर ली. कॉर्टिकॉइड्स विच रेगुलेट जो वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर और मिनरल आयंस का बैलेंस कराएंगे हमारी बॉडी में, ऐसे कॉर्टिकॉइड्स को बोला जाता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स. नाम से पता लग रहा है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स मिनरल एंड वाटर का बैलेंस, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट्स का बैलेंस. एल्डोस्टेरोन इज द मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड की एग्जांपल क्या है? एल्डोस्टेरोन. Glucocorticoids stimulate gluconeogenesis, lipolysis and proteolysis. Gluconeogenesis का मतलब क्या है? कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन होना. ठीक है, लिपिड्स और प्रोटीन्स को तोड़ के लिपोलाइसिस प्रोटियोलाइसिस करके उनसे ग्लूकोज बनाना इज ग्लूकोनियोजेनेसिस. और इट इनहिबिट्स द सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड. ये सेल्स को इनहिबिट करता है कि वो अमीनो एसिड्स को अपटेक करके उनको यूटिलाइज ना करें. Cortisol is also involved in maintaining cardiovascular system as well as the kidney function. अब cortisol जो एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम और हमारी किडनी की फंक्शनिंग को भी इम्पैक्ट करता है. अब इसके अलावा जो हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं जैसे कि कॉर्टिसोल अगेन वो क्या करता है? कुछ एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शंस प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, बॉडी के अंदर कुछ एंटी इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस देगा एंड सप्रेसेस इम्यून रिस्पॉन्स. हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देगा, उसको उसकी बजाय क्या देगा? एंटी इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस देगा. कॉर्टिसोल स्टिमुलेट्स द आरबीसीज प्रोडक्शन. बॉडी के अंदर आरबीसीज की प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करता है कॉर्टिसोल. एल्डोस्टेरोन यानी कि एक मिनरेलोकॉर्टिकॉइड की बात हो रही है. इट एक्ट मेनली एट द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयंस. अब क्या है? एल्डोस्टेरोन वाटर मिनरल बैलेंस करना है तो वो कहाँ होगा? किडनी में ही होगा जहां पे एक्सक्रीशन हो रही है. तो जो एक्सक्रीटरी फ्लूइड है हमारा, जो लिक्विड है यूरिन है, उसके अंदर से सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करता है एंड एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड फॉस्फेट पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयंस. एल्डोस्टेरोन it helps in maintenance of electrolyte, body fluid volume, osmotic pressure and blood pressure.
तो यानी कि एल्डोस्टेरोन जो हमारा मिनरलोकोर्टिकॉइड है, क्या मैं बोल सकती हूँ कि वो बॉडी के अंदर मिनरल आयंस की बैलेंस करा रहा है, वो ब्लड प्रेशर को यानी ब्लड के अंदर जो भी मिनरल्स हैं, वाटर है, वो सब मेंटेन कर रहा है हमारा एल्डोस्टेरोन। Small amount of androgenic steroids are also produced by adrenal cortex, which play a role in growth of axial hair, pubic hair, facial hair during the puberty. अब इसके अलावा कुछ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड हार्मोन है, और वो कैसे हैं, एंड्रोजेनिक, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव फीचर्स लाने में रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे कि प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर्स का आना। ये सारे करेक्टर्स जो हैं वो कौन, कुछ एंड्रोजन्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, हार्मोन जो हमारा एड्रीनल कॉर्टेक्स बना रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास पेनक्रियास। पेनक्रियास जो है वो एक कंपोजिट ग्लैंड है। कंपोजिट का मतलब क्या है कि ये इसका कुछ हिस्सा एक्सोक्राइन की तरह भी एक्ट करता है और कुछ हिस्सा एंडोक्राइन की तरह भी एक्ट करता है, विच एक्ट बोथ एज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करूं कि कौन सा हिस्सा एंडोक्राइन की तरह यानी हार्मोन्स प्रोड्यूस कराता है, तो उसमें आते हैं आइल्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। पेनक्रियास के अंदर एक सेल्स होते हैं कुछ, उनको बोलते हैं आइल्स ऑफ, क्लस्टर ऑफ सेल्स है आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। तो वो क्या है, हार्मोन्स बनाएंगे। There are about 1 to 2 million aisles of Langerhans in a normal human pancreas, representing only 1 to 2% of pancreatic tissue. तो हमारे जो पेनक्रियाज हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन की बात करूं तो उसके अंदर जो पेनक्रियाज हैं उसका 1 से लेके 2% हिस्सा जो है वो किससे बना है, आइल्स ऑफ लैंगरहैंस से बना है, जिसके अंदर 1 से लेके 2 मिलियन आइल्स ऑफ लैंगरहैंस हो सकते हैं, ऐसे सेल्स हो सकते हैं। अब इस आइल्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर दो तरह के सेल्स हैं, ठीक है। वो दो तरह के सेल्स कौन से हैं, अब मैं यहां लिख लूं, आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। इसके अंदर दो तरह के सेल्स हैं, अल्फा सेल्स हो सकते हैं या फिर बीटा सेल्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे अल्फा सेल्स जो है वो एक हार्मोन बना रहे हैं, ग्लूकागन। अल्फा सेल्स बनाएंगे हमारे पास ग्लूकागन, और जो बीटा सेल्स हैं वो बनाएंगे इंसुलिन, ठीक है। अल्फा सेल्स ने बनाया ग्लूकागन, बीटा सेल्स ने बनाया इंसुलिन। अब हम बात करें इनके फंक्शन की, तो ग्लूकागन जो है वो क्या है, प्रोटीन से बना हुआ पेप्टाइड हार्मोन है जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। देखो इंसुलिन और ग्लूकागन दोनों का ही फंक्शन ग्लूकोज लेवल से है, एक ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, दूसरा कम करेगा। अब देखते हैं कौन सा। ग्लूकागन जो है वो क्या करेगा, मेनली लिवर सेल्स पे एक्ट करेगा और ग्लाइकोजिनोलाइसिस को जो है प्रमोट करेगा। मतलब क्या है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ के उससे ग्लूकोज बना रहा है। तो क्या मैं यहां लिख दूं कि जो हमारा ग्लूकागन है उसने क्या किया, ग्लाइकोजन को तोड़ के इससे क्या बना लिया, ग्लूकोज बना दिया। तो ग्लूकोज के जो लेवल्स थे वो तो ब्लड में इंक्रीज हो गए, क्योंकि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन गया, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज इंक्रीज हो गया। तो मतलब इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, जब ग्लूकागन हार्मोन की वजह से ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो गए, ग्लाइकोजन टूट टूट के ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। यानी हाइपर का मतलब मैंने पहले बताया कि बढ़ जाना, कुछ इंक्रीज होना, यहाँ पे ग्लूकोज इंक्रीज हो रही है तो मतलब हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ गई। In addition, this hormone stimulates process of gluconeogenesis. अब इसके अलावा ग्लाइकोजिनोलाइसिस तो ये कर ही रहा था, मतलब ग्लाइकोजन से तो ग्लूकोज बना ही रहा था, इसके अलावा ये ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करता है, मतलब प्रोटीन्स और लिपिड्स को भी तोड़ तोड़ के उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। तो मतलब हम यहाँ पे एक स्लाइड लेके ना लिख लेते हैं कि इंसुलिन, सॉरी, कि हमारे पास पेनक्रियाज है, पेनक्रियास में प्रेजेंट है आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। अब इस आइल्स ऑफ लैंगरहैंस के पास दो तरह के सेल्स, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। अब इन दोनों का ही कुछ ना कुछ एंडोक्राइन फंक्शन है। जो अल्फा सेल्स है वो क्या बनवा रहे हैं, हमारे पास ग्लूकागन नाम का हार्मोन बना रहे हैं, ग्लूकागन। ये ग्लूकागन क्या कर रहा है, ये हमारे पास दो काम कर रहा है। एक तो ये कर रहा है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोजन का लाइसिस तोड़वा रहा है। उसके अलावा ये क्या कर रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, उसके अलावा ये कर रहा है ग्लूकोनियोजेनेसिस।
ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाना, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब लिपिड्स प्रोटीन्स को तोड़ के नया ग्लूकोज बनाना। तो मतलब दोनों ही कामों से क्या हो रहा है, इट रिजल्ट्स इन, दोनों चीजों से क्या होगा, ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेस, ब्लड के अंदर ग्लूकोज जो है वो इंक्रीज हो गया, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। चलिए इतना हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो आगे ये क्या बोला, ग्लूकोजन रिड्यूसेस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। तो ग्लूकागन इज हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन। तो मतलब ग्लूकागन क्या कर रहा है, हमारे ब्लड लेवल के अंदर ग्लूकोज बढ़ा रहा है। सेल्स जो है वो ग्लूकोज नहीं ले रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़े जा रहा है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो ग्लूकागन है वो हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया करा रहा है बॉडी के अंदर, और कुछ नहीं, बस ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाया जा रहा है। तो ये क्या है, हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन। अब दूसरी तरफ जो हमारा इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है, वो भी एक पेप्टाइड हार्मोन है। ये भी हमारे ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में ही काम करता है, ग्लूकोज होमियोस्टेसिस मतलब ग्लूकोज का बैलेंस करने में। इंसुलिन एक्ट मेनली ऑन हिपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स मतलब जो एडिपोस टिश्यू के सेल्स हैं, और हिपेटोसाइट्स हमारे, उन पे एक्ट करेगा और ग्लूकोज का अपटेक बढ़ाएगा। सेल्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज यूज करेंगे और ब्लड लेवल में ग्लूकोज कम हो जाएगा। ग्लूकागन क्या कर रहा था, सेल्स को रोक रहा था कि ग्लूकोज वो यूज नहीं कर रहे थे, उल्टा ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़े जा रहा था। इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकोज को सेल्स के अंदर पहुंचा रहा है कि सेल्स यूज कर ले ग्लूकोज और ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम हो जाए। As a result, there is rapid movement of glucose from blood to hepatocytes and adipocytes, resulting decreased glucose level, hypoglycemia। अब क्या हो रहा है कि हमारे पास ब्लड जो है वो फटाफट हिपेटोसाइट्स और लिवर सेल्स और हमारे जो एडिपोस टिश्यू के सेल्स है वहां भाग रहा है ग्लूकोज, कि वहां पे ग्लूकोज यूज हो जाए और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए। इट मींस डिक्रीज्ड लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड मींस हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो मींस कम हो जाना, हाइपर मींस बढ़ जाना। यहाँ क्या हुआ है, ग्लूकोज कम हुआ है यानी हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन ऑल्सो स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन यानी कि ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, किसी चीज के फॉर्मेशन को बोलते हैं जेनेसिस, तो ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन को बोलेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। ये उल्टा, वहां पे हमारे पास ग्लूकागन क्या कर रहा था, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बना रहा था। अब इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकोज को जोड़ जोड़ के क्या बनाएगा, ग्लाइकोजन। तो मतलब ग्लूकोज तो कम हो गया, ग्लाइकोजन बन गया उससे। In the target cell, the glucose homeostasis in blood is thus maintained jointly by insulin and glucagon। तो ये दोनों हार्मोन्स ही जो हैं वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को ऊपर नीचे कर रहे हैं। ब्लड के अंदर जो भी ग्लूकोज का मेंटेनेंस है वो कौन करा रहा है, ग्लूकागन और इंसुलिन। प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया, अगर लंबे समय तक ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा रहे यानी हाइपरग्लाइसीमिया रहे, तो उससे क्या हो सकता है, डायबिटीज मेलिटस। जो हम बोलते हैं ना कि शुगर हो गया है, डायबिटीज हो गया, वो कौन सी डायबिटीज होती है, डायबिटीज मेलिटस, जब ब्लड के अंदर शुगर लेवल्स हायर हो, which is associated with loss of glucose through urine and formation of harmful compounds known as ketone bodies। अब क्या होता है, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ज्यादा है तो हमारे यूरिन के साथ भी ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास ऑन होने, ग्लूकोज जो है वो यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट होने लग जाती है। इस कंडीशन में कुछ हार्मफुल टॉक्सिक मटेरियल भी बॉडी में बन जाते हैं, जैसे कि कीटोन बॉडी, कुछ कीटोनिक कंपाउंड्स बन जाएंगे जो बॉडी के अंदर नॉर्मली फंक्शन के लिए हार्मफुल हैं, उनके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। कीटोन्स जो है एक्सेसिवली बन जाए अगर बॉडी में तो वो भी हार्मफुल हैं। डायबिटिक पेशेंट्स आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी। तो ऐसे जिनके अंदर अब डायबिटीज की कंडीशन है, डायबिटीज मेलिटस यानी ग्लूकोज ज्यादा, उनको इंसुलिन ज्यादा दिया जाता है, बॉडी के अंदर इंसुलिन दिया जाता है। अब इंसुलिन क्या करता है, वो तो ब्लड ग्लूकोज को कम कराएगा, तो इसीलिए पेशेंट के अंदर ग्लूकागन ज्यादा है यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा है, उनको इंसुलिन इंजेक्ट किया जाएगा। इंसुलिन का ऑपोजिट काम है ग्लूकागन से, वो ब्लड शुगर लेवल्स को लो कर देगा। तो इसी तरह का ट्रीटमेंट डायबिटिक पेशेंट्स को दिया जाता है। चलिए जी आगे आते हैं हमारे गोनाड्स। मेल गोनाड्स की बात करें तो टेस्टिस, टेस्टिस कौन से हॉर्मोन्स बनाएंगे उसकी बात हम करें। पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन स्क्रॉटल सैक्स। अब हमें पता है कि टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है, जो कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी प्रेजेंट होते हैं। ऑफ मेल इंडिविजुअल, टेस्टिस परफॉर्म्स ड्यूअल फंक्शन। टेस्टिस का दो फंक्शन है, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह भी काम करती हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं, जो गैमीट्स बनाते हैं। तो जो टेस्टिस हैं वो स्पर्म बना रहे हैं, उसके साथ साथ वो कुछ हार्मोन्स भी बनाती हैं, इसीलिए वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरेस्ट ट्यूब्यूल एंड
स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल टिश्यू। हमें पता है कि टेस्टिस के स्ट्रक्चर में ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं ना, 250 टू 150 टू 200 कुछ ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, जिनके अंदर स्पर्म्स बनते हैं, वो प्रेजेंट है। और उसके अलावा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में जो टिश्यू है फ्लूइड लाइक इंटरस्टिशियल टिश्यू, वो भी प्रेजेंट है। लीडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन इंटरट्यूब्यूलर स्पेसेस प्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ हार्मोन्स एंड्रोजन्स मेनली टेस्टोस्टेरोन। जो लीडिंग सेल्स होंगे, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, अब हम कुछ इस तरह से टेस्टिस का सेक्शन बनाते थे, ठीक है। ये हमारे पास सर्टोली सेल्स होते हैं, यहाँ पे हमारे जो स्पर्मेटोसाइट्स या फिर स्पर्म्स बनते हैं इस तरह। अभी ये मैं पूरा सेक्शन नहीं बना रही हूँ। यहाँ पे इस तरह से अलग अलग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं और बीच बीच में टिश्यू होता है, ठीक है। जो हमारा इंटरस्टिशियल टिश्यू है वो इनके बीच बीच में है और बीच में कुछ सेल्स होते हैं। तो अलग अलग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जब हम सेक्शन देखते हैं तो इस तरह से हमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और बीच में कुछ सेल्स दिखते हैं इंटरस्टिशियल टिश्यू में। ये है हमारे पास लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स क्या करते हैं, एंड्रोजन्स बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। एंड्रोजन इज काइंड ऑफ सेक्स हार्मोन जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन भी आता है। तो ये लेडिक सेल्स क्या बना रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन बना रहे हैं। अब इन एंड्रोजन्स का काम क्या है, दे रेगुलेट डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स लाइक एपिडिडमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एक्सेट्रा। मेल के अंदर अब ये लीडिंग सेल्स ने क्या बनाए थे हमारे पास, एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या करेंगे, जितने भी एक्सेसरी सेल्स ऑर्गन्स हैं, जितने भी एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, जैसे कि एपिडिडमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, इन सब की जो फंक्शनिंग है वो कौन इफेक्ट करेगा, हमारा टेस्टोस्टेरोन यानी कि एंड्रोजन। तो उनकी मैच्योरेशन, डेवलपमेंट, ये सब किसके साथ एसोसिएटेड है, टेस्टोस्टेरोन यानी एंड्रोजन के साथ। दीज हार्मोन स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ। अब बाकी भी जो हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, बॉयज की बात करें हम तो फेस पे बियर्ड का आना, फेशियल हेयर्स की बात हो गई, प्यूबिक हेयर्स हो गए, वॉइस जो है वो हैवी हो जाना, वो सब क्या है, इन्हीं सेक्स हार्मोन्स जो है, जो हमारे एंड्रोजन्स हैं, उनकी वजह से होता है। ओके, एंड्रोजन प्ले मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। इसके अलावा जो स्पर्म की फॉर्मेशन का प्रोसेस है जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, उसके अंदर भी हमारे एंड्रोजन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन वो रोल प्ले करता है। Androgens act on the central neural system, influence male sexual behavior. These hormones produce anabolically synthetic effects on protein and carbohydrate metabolism. अब क्या है, ये जो एंड्रोजन्स है ना, वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, उसको इफेक्ट करते हैं, उसको कुछ सिग्नल्स देते हैं, और फिर हमारे जो बिहेवियरल पैटर्न होते हैं वो इफेक्ट होते हैं इस प्रोसेस से। तो क्या बोला है कि जो मेल का सेक्सुअल बिहेवियर है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, कि जब हमारे एंड्रोजन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं, और ये जो हार्मोन्स भी हैं वो हमारी बॉडी के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ओवरीज, जो कि है फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और ये एंडोक्राइन सिस्टम की तरह भी एक्ट करता है, क्योंकि ये ना कि सिर्फ हमारे पास एग की, ओवा की प्रोडक्शन करा रहा है, बट कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करता है। फीमेल हैव अ पेयर ऑफ ओवरीज लोकेटेड इन एब्डोमेन। फीमेल में एब्डोमेन के अंदर, जो हमारा लोअर एब्डोमेन है, पेल्विक रीजन है, उसके अंदर एक पेयर ऑफ 2 ओवरीज पड़ा है, यानी पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट है। अब ये क्या है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिस जो ओवम प्रोड्यूस कर रहा है। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम प्रोड्यूस होता है। अब इसके अलावा ओवरीज आल्सो प्लेज प्रोड्यूस 2 ग्रुप्स ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ओवरीज जो है वो 2 हमारे पास हार्मोन्स भी रिलीज कर रहा है, जो है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन, अच्छा ओवरी की बात करें तो इसके अंदर ओवेरियन फॉलिकल होते हैं और स्ट्रोमल टिश्यू होता है। ये हमने ओवरी का जब हम टीएस पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो उसमें आपने पहले भी पढ़ा होगा होपफुली। तो आपने उसमें देखा हो कि कुछ फॉलिकल्स प्रेजेंट है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, तो कुछ फॉलिकल टिश्यू प्रेजेंट है और कुछ फॉलिकल्स प्रेजेंट है, और बीच बीच में कहीं कहीं कुछ मैट्रिक्स स्ट्रोमा प्रेजेंट है, तो स्ट्रोमल टिश्यू प्रेजेंट है। एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एंड स्ट्रीम्ड मेनली बाय द ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल। अब एस्ट्रोजन कौन बना रहा है, जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं जब वो मैच्योर हो रहे होते हैं तो उनसे क्या बनता है, साथ साथ एस्ट्रोजन भी बन रहा है। आफ्टर ओव्यूलेशन the ruptured follicle is converted to structure called corpus luteum which secretes progesterone। तो जब हमारे पास सेकेंडरी oocyte बनता है,
ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है तो उसमें से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है, और जो बचा कुचा वो ग्राफियन फॉलिकल के रिमेन्स होते हैं वो क्या बना लेते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। वो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो एक हार्मोन बनाता है जो कि है हमारा प्रोजेस्टेरॉन। तो जो हमारे पास एस्ट्रोजन था वो कहां से बना, जब फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे थे, और प्रोजेस्टेरॉन कब बना, जब कॉर्पस ल्यूटियम बना ग्राफियन फॉलिकल के रिमेनेंट से। एस्ट्रोजन प्रोड्यूसेस वाइड रेंजिंग एक्शन सच एज, अब एस्ट्रोजन के फंक्शंस की बात करें तो वो क्या करता है, stimulation of growth and activities of female sex organs, development and growing of ovarian follicles, appearance of, अब जो भी हमारे फीमेल्स के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, फेलोपियन ट्यूब्स है, यूट्रस है, ये सबकी मैच्योरेशन, इसके अलावा जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स हैं उनकी अपीयरेंस, और अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरीज में जो फॉलिकल्स हैं उनकी मैच्योरेशन, उनकी ग्रोथ, वो सब कौन करा रहा है, एस्ट्रोजन। मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट और इसके अलावा जो सेक्सुअल बिहेवियर है उसको भी कौन करवा रहा है कंट्रोल, वो है एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है, प्रेगनेंसी हार्मोन को जाता है। जो कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरॉन बनाया वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, वो जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसको बनाए रखने में हेल्प करता है, तो ये क्या करता है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर रहा है। इट ऑल्सो एक्ट्स ऑन द मेमोरी ग्लैंड्स एंड स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई ट्रैक लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर मिल्क एंड मिल्क सेक्रेशन। अब प्रेगनेंसी हार्मोन है, इसके साथ साथ ये हमारे मेमोरी ग्लैंड्स पे इफेक्ट करके, मेमोरी ग्लैंड्स में भी कुछ एल्वियोलाई सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो मिल्क प्रोड्यूस हुआ है वो स्टोर कहाँ होगा, उन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में। तो जो मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर ये सैक लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई की फॉर्मेशन है वो किसकी वजह से हो रही है, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। तो मिल्क की जो सिक्रीशन है और मिल्क की जो स्टोरेज के लिए एल्वियोलाई चाहिए वो कौन बनवा रहा है, प्रोजेस्टेरॉन। ओके आगे आते हैं हमारे पास हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। अब स्टार्टिंग जब चैप्टर शुरू किया था हमने तभी बात की थी कि हमारे एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं उनके अलावा भी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे पास हार्मोन्स बनाएंगे, जैसे कि हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, हमारा हार्ट, हमारी किडनी। तो अब हम उनके हार्मोन्स को पढ़ेंगे। नाउ यू नो अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ लिया and their hormones. However, as mentioned earlier, hormones are also secreted by some tissues and are not endocrine. वो टिश्यू जो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है वो भी हार्मोन्स बना रहे हैं, वो टिश्यूज बना ऐसे हैं जो हार्मोन्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल एट्रियल वॉल ऑफ आवर हार्ट, हार्ट की जो एट्रिया की वॉल है वो क्या बनाएगी, एएनएफ, एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर, एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसका नाम क्या है, एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर, एएनएफ। तो ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज, यानी कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एक हार्मोन है जो हमारा हार्ट खुद बनाता है। हार्ट के जो एट्रिया हैं उनकी वॉल एक हार्मोन बना रही है एएनएफ, वो क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। व्हेन ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज्ड एएनएफ इज सिक्रेटेड व्हिच कॉज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड दिस रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर। अब देखो जब ब्लड वेसल्स डायलेटेड हैं, मतलब उनका ल्यूमन वाइड है, तो ब्लड लेस प्रेशर के साथ फ्लो करेगा, और जब वो कंस्ट्रिक्टेड है यानी उनका ल्यूमन कम हो गया तो उनमें से ब्लड पूरे प्रेशर के साथ फ्लो करेगा। तो एएनएफ क्या करा रहा है, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट करा रहा है, यानी उनका ल्यूमन थोड़ा एक्सटेंड करा देगा, तो ब्लड आराम से विदाउट एनी मोर प्रेशर जो है वो फ्लो करता है। तो यानी ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कराएगा एएनएफ बाय डायलेटिंग द ब्लड वेसल्स। आगे है हमारे पास किडनी की बात। किडनी के जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो एक हार्मोन बनाते हैं जो अगेन एक पेप्टाइड हार्मोन है, उसका नाम है एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन जो हार्मोन है वो एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसीज की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, स्टिमुलेट करता है एरिथ्रोपोइसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। एंडोक्राइन सेल्स हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक यानी हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसके अंदर भी कहीं कहीं पे कुछ ऐसे सेल्स प्रेजेंट हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करके कुछ हार्मोन्स बनाएंगे। चार तरह के हमारे पास मेजरली हार्मोन्स बनते हैं जो अगेन पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, और इनको इनके नाम क्या है, गैस्ट्रिन, सिक्रीटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो ये चार मेन हार्मोन है, कौन कौन से हैं, गैस्ट्रिन, सिक्रीटिन एंड सीसीके व्हिच इज कोलेसिस्टोकाइनिन एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। अब इनका क्या काम है, जो गैस्ट्रिन हार्मोन है वो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो हमारे स्टमक के अंदर कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जैसे कि जो HCl बना रहे हैं, गैस्ट्रिक जूसेस बना रहे हैं, जो बेसिकली उनको स्टिम्युलेट करता है, और HCl की और पेप्सिनोजन की फॉर्मेशन यानी गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं उनकी फॉर्मेशन को स्टिम्युलेट कर रहे हैं कि और गैस्ट्रिक जूसेस बने। सिक्रीटिन जो है वो क्या कर रहा है, एक्सोक्राइन, जो पेंक्रियास का एक्सोक्राइन पार्ट है यानी जो हार्मोन ना बनाने वाला पार्ट है उस पे एक्ट करता है, और वहां से वाटर की सिक्रीशन और बाइकार्बोनेट आयंस की सिक्रीशन को स्टिम्युलेट करता है।
जो हमारा CCK है यानी कि कोलेसिस्टोकाइनिन, वो पेनक्रियास पे भी इफेक्ट करता है और हमारे गॉल ब्लैडर, हमारे जो लिवर के अंदर गॉल ब्लैडर है उस पे भी इफेक्ट करेगा। और ये क्या करता है, ये स्टिम्युलेट करता है पेनक्रियास के एंजाइम्स की सिक्रीशन, और ये लिवर से बाइल जूस की सिक्रीशन को भी स्टिम्युलेट करेगा रिस्पेक्टिवली। GIP यानी कि गैस्ट्रिक इनहिबिटरी प्रोटीन जो है वो क्या कर रहा है, अब इनहिबिटरी है तो नाम से पता लग रहा है कि वो इनहिबिट करेगा, वो गैस्ट्रिक जूसेस की फॉर्मेशन को इनहिबिट रोकेगा। तो इट इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यू सिक्रीट हार्मोन कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर। इसके अलावा कुछ और टिश्यूज हैं जो हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, बेसिकली ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करते हैं। These factors are essential for normal growth of tissue and repairing and regeneration। तो हमारी बॉडी के अंदर कहीं पे टिश्यू ब्रेक डाउन हो रहा है, रिपेयर की जरूरत है, तो ऐसे हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन है वो वहां जाके टिश्यू रिपेयर का काम करेंगे। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है विच इज मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, की जो हार्मोन है वो एक्ट कैसे कर रहे हैं, वो अपना जो भी उनका इफेक्ट है वो कैसे आ रहा है। ठीक है, तो एक प्रोसेस है हार्मोन एक्शन का, वो हम अभी छोटा सा है पढ़ लेंगे अभी। हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर। अब जो भी टारगेट ऑर्गन है ना, जहां पे किसी हार्मोन ने एक्ट करना है, उस टारगेट ऑर्गन के पास उसकी वॉल में, उसकी लेयर में कुछ ऐसे प्रोटीन रिसेप्टर्स होंगे। रिसेप्टर का काम क्या है, जो भी हार्मोन आ रहा है उसको बाइंड करवाना अपने साथ। तो हार्मोन जो है वो उस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, फिर वो अपना एक्शन शो करेगा। अब ये रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है, टारगेट टिश्यू पे ही प्रेजेंट होंगे, इसके अलावा कहीं और उसका रिसेप्टर नहीं होगा। अब सपोज मेरे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसने गोनाडोट्रोफिन्स बनाए FSH LH, उन्होंने अब कहाँ जाना है, गोनाड्स पे जाना है यानी ओवरीज पे जाएंगे। ठीक है, तो वो जो उसका रिसेप्टर है ना, जो FSH LH के लिए रिसेप्टर है, वो सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होगा, ओवरीज के पास ही होगा, कहीं और मेरे पेनक्रियास पे उसके रिसेप्टर नहीं लगे होंगे। तो मतलब स्पेसिफिक है कि जो हार्मोन है उसका रिसेप्टर उसी ऑर्गन पे प्रेजेंट है जहां उसने टारगेट करना है। तो हार्मोन रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होंगे, सेल जो मेम्ब्रेन होगी ना वहां पे प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल। जो भी मेरे ओवरी के टारगेट सेल्स हैं उनके मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। Cell membrane bound receptors and receptors present inside the target cells are called intracellular receptor। अब क्या है कि जो इस तरह से मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स पड़े हैं उनको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, यानी कि मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेल की मेम्ब्रेन है उस पे बाउंड हुए हुए रिसेप्टर, वो क्या हुए, सेल मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। अब ऐसे रिसेप्टर जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, इनर साइड प्रेजेंट है, वो होंगे हमारे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। अब मतलब सेल के इंटरनली प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो सकते हैं, न्यूक्लियर की वॉल पे, तो वो क्या हुए हमारे प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। Binding of hormones to its receptor leads to the formation of hormone receptor complex। अब जब ये हार्मोन, सपोज दिस इज द रिसेप्टर, ये मेरे पास हार्मोन है, ये बाइंड कर गया, तो कॉम्प्लेक्स बन गया हार्मोन और रिसेप्टर का, उसको बोल देंगे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। डायग्राम से भी समझेंगे इसको, पर पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं थ्योरी से। ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन एंड ओनली हेंस द रिसेप्टर्स आर। अभी मैंने बताया कि जो जो टारगेट ऑर्गन है, रिसेप्टर सिर्फ उसी के पास प्रेजेंट होगा उस हार्मोन के लिए। फिक्स्ड है कि ये रिसेप्टर है तो ये इसी टाइप के, ये हार्मोन है तो ये इसी टाइप के रिसेप्टर पे जाके लगेगा, कहीं और वो अटैच नहीं हो सकता। तो मतलब जो रिसेप्टर्स हैं वो स्पेसिफिक है, उनकी शेप, उनका ओरिएंटेशन, उनका स्ट्रक्चर वो उस हार्मोन के लिए स्पेसिफिक है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो बना है, इट लीड्स टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन टारगेट टिश्यू। जो हमारा टारगेट टिश्यू था, जब वो कॉम्प्लेक्स बना तो उसने कुछ चेंजेस करवाए टिश्यू के अंदर। द टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हेंस फिजियोलॉजिकल फंक्शन आर रेगुलेटेड बाय हार्मोन। तो वो जो कॉम्प्लेक्स बना उससे कुछ चेंजेस आए, कुछ रिएक्शन हुई होगी, तो जो हमारा टारगेट सेल था ना उसके फंक्शन इफेक्ट हो गए उस रिएक्शन से, उस चेंजेस से, और उनका जो बिहेवियर था, जो हमारा टारगेट सेल था उसका बिहेवियर उस अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे हार्मोन ने आके इम्पैक्ट डाला उस हिसाब से टारगेट सेल का बिहेवियर मॉडिफाई हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर हार्मोन्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। दो तरह के हार्मोन है हमारे पास। सबसे पहले है हमारे पास पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन हार्मोन, एंड देन स्टेरॉइड। इसके अलावा भी दो हैं, जैसे कि आइडोथायरोनिन्स जिसमें हमारे थायराइड के हार्मोन्स आते हैं, और अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स जैसे कि एपिनेफ्राइन। तो ये मेन टाइप ऑफ हार्मोन्स है। बेसिकली मेन दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है, पेप्टाइड और स्टेरॉइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन में हमारे पास इंसुलिन, ग्लूकागन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमस के हार्मोन, और जो स्टेरॉइड है उनमें कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्राडायोल इज बेसिकली एस्ट्रोजन, और उसके अलावा हमारे पास है प्रोजेस्टेरोन। तो हार्मोन व्हिच इंटरैक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स नॉर्मली डू नॉट एंटर टारगेट सेल बट जनरेट
सेकंड मैसेंजर। अब क्या है, कुछ हार्मोन जो है ना वो खुद सेल के अंदर एंटर नहीं करते, वो जो मेम्ब्रेन पे बाउंड हुआ है रिसेप्टर उसके साथ अटैच होंगे और फिर एक सेकेंडरी मैसेंजर आएगा, वो रिस्पॉन्स जनरेट कराएगा। मतलब वो खुद नहीं जाएंगे, उनको एक दूसरे बंदे की जरूरत है सेकेंडरी मैसेंजर की। तो वो सेकंड मैसेंजर जो है वो एएमपी हो सकता है, कैल्शियम आयंस हो सकते हैं, आईपी3 हो सकता है। तो ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं जो सेकंड मैसेंजर की तरह जो मैसेज आगे लेके जाएगा। जो भी हार्मोन का फंक्शन है, जैसा भी रिस्पॉन्स चाहिए ना, वो ये सेकेंडरी मैसेंजर इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस के अंदर जो भी हमारा डीएनए जीन्स है वो उस हिसाब के प्रोटीन्स आगे बनाएगा। which in turn regulates cellular metabolism. Hormones which interact with intracellular receptor जैसे कि स्टीरॉयड हार्मोन्स, आइडोथायरोनिन, मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोमल फंक्शन बाय इंटरेक्शन विद हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। अब ये हम पढ़ते हैं डायग्राम के थ्रू, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो पहले हमारे पास वो कैटेगरी है जो खुद हार्मोन मतलब जो हमारा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है वो खुद अंदर नहीं जा रहा है, बल्कि कुछ सेकंड मैसेंजर है जैसे कि सीएमपी, कैल्शियम आयंस, आईपी3, ये सब जो है मैसेंजर्स हैं जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ने जो भी मैसेज दिया है उसको ये कैरी करके आगे लेके जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास हार्मोन है, ये इसका रिसेप्टर था। हार्मोन आके रिसेप्टर पे अटैच हुआ तो इसने कुछ रिस्पॉन्स जनरेट किया, उस रिस्पॉन्स को सेकंड मैसेंजर ने पिक किया, ठीक है, कुछ उससे सेकंड मैसेंजर जनरेट हुए और उन्होंने वो रिस्पॉन्स लिया और उससे क्या आए, बायोकेमिकल चेंजेस। वो केमिकल जो बायोकेमिकल चेंजेस थे, कुछ रिएक्शंस हुई जिनसे हमारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स थे जैसे कि ओवरीज की ग्रोथ, ये सब स्टिम्युलेट हुई। तो मतलब क्या कि एक हार्मोन आया, वो रिसेप्टर पे लगा, उसने कुछ सेकंड मैसेंजर से उनको जनरेट किया, जो भी उसका रिस्पॉन्स था ना वो सेकंड मैसेंजर ने आगे पिक किया, जनरेट हुआ और उनसे नया एक रिस्पॉन्स बना जिससे कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस हुई, रिस्पॉन्सेज आए और जिन्होंने हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज जो थी उनको मॉडिफाई किया, उनपे इफेक्ट डाला। ये तो थे आपके वो हार्मोन जो खुद जीनोम के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ऐसे हार्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन है, वो खुद हार्मोन जो है वो यूटरस की मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर किया और वो हमारे न्यूक्लियस में पहुंचा। अब न्यूक्लियस के पास उसके रिसेप्टर हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा कि न्यूक्लियस के अंदर अगर रिसेप्टर हैं तो वो उस रिसेप्टर पे यहाँ बाइंड हुआ। ये हमारा हार्मोन था और ये इसका रिसेप्टर, रिसेप्टर के साथ हार्मोन बाइंड हुआ न्यूक्लियस के अंदर। अब इसके अंदर, अब इस न्यूक्लियस के अंदर हमारा जीनोम है, डीएनए है। अब जो हमारा जीनोम था, ठीक है, उसने बनाना एमआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन का एक प्रोसेस होता है, उससे बना एमआरएनए। उस एमआरएनए ने ट्रांसलेशन के प्रोसेस से प्रोटीन्स बनाने हैं। हमारा जो डीएनए है उससे पहले बनेगा आरएनए विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए, पहले हमारा डीएनए है यानी हमारा जीनोम, इससे बनेगा mRNA। कौन से प्रोसेस से, ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन क्या प्रोसेस है, वो प्रोसेस जिससे डीएनए से एमआरएनए बन रहा है। यही एमआरएनए जो है ये आगे प्रोटीन्स बनाता है। ये एमआरएनए अमीनो एसिड्स के साथ बाइंड करके आगे पूरा एक लॉन्ग प्रोसेस चलता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन क्या है, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन का प्रोसेस है, ये बने प्रोटीन्स। अब जिस तरह के प्रोटीन्स बनेंगे उसी तरह का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हमारी बॉडी शो करेगी। तो यहाँ भी इस डायग्राम में भी क्या हो रहा है, जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स था हमारे न्यूक्लियस के अंदर, उसने क्या किया, हमारे जो जीनोम था उसके ऊपर इफेक्ट डाला, उस जीनोम से एमआरएनए बना और एमआरएनए से जैसे प्रोटीन्स बनेंगे वैसे ही हमारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होंगे। यानी कि जिस तरह का प्रोटीन बना है वही डिसाइड करेगा कि टिश्यू की ग्रोथ कैसी होनी है, डिफरेंशिएशन कैसे होनी है, कोई भी रिस्पॉन्स है, मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स है वो कैसे होगा। तो ये सब डिपेंड करता है किस टाइप का प्रोटीन बना है। तो ये था प्रोसेस हमारे पास हार्मोन एक्शन का, कि हार्मोन्स ने कैसे एक्ट किया। या तो वो सेकंड मैसेंजर को अपना रिस्पॉन्स देंगे या फिर वो खुद डायरेक्टली न्यूक्लियस में जाके रिसेप्टर से बाइंड होंगे और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज लेके आएंगे। चलिए, तो चैप्टर यहाँ फिनिश होता है हमारा, इतना ही था चैप्टर। हमने इसमें सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़े, उनके हार्मोन्स पढ़े, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, थाइमस, पेनक्रियास और भी जो भी ग्लैंड्स थे, टेस्टिस, ओवरीज, वो सब हमने पढ़े। जो हमारे इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम के अलावा कुछ टिश्यूज जो हार्मोन बना रहे थे हमने के बारे में भी स्टडी किया। इसके अलावा हमने मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन देखा जो दो वेज से है, सेकंड मैसेंजर वाला मेथड और फिर जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स वाला मेथड है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना हमने वो भी पढ़ा। तो ये सारा मैकेनिज्म हमने पढ़ा, पूरा चैप्टर वन शॉट में समाप्त हुआ।
अब अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है, सब्सक्राइब कर दीजिए नीट नोवा चैनल को। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। पढ़ाई जम के करते रहिए, प्रॉपर बैलेंस्ड वे में पढ़ाई करनी है तो पक्का ले लीजिए, और मिलते हैं अगले सेशन में स्टूडेंट्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।